है ना, तो मैं माइक लगाना ही भूल गया था, बताइए। तो सबसे पहले हमको समझना है कि आज की क्लास में हम करेंगे क्या। एक बार मैं वापस से समराइज कर देता हूं। आज की क्लास में पूरे वेक्टर चैप्टर का एक गनशॉट लेक्चर में लेकर के आया हूं, जिसमें सारा कंसेप्ट्स में क्लियर करूंगा, बेसिक से एडवांस पढ़ाऊंगा। क्लास 11th और 12th के फिजिक्स में जो जो कंसेप्ट वेक्टर चैप्टर का यूज होता है सारा करा दूंगा। और ये लेक्चर देखने के बाद आपको वेक्टर में कोई डाउट नहीं बचेगा। ये जो बेसिक मैथ्स का पार्ट है वेक्टर, ये पूरा कवर हो जाएगा भाई, और आपको फिजिक्स में एक अलग कॉन्फिडेंस मिलेगा। इन्हीं चीजों को सोच करके चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस खूबसूरत से चैप्टर का, जिसका नाम है वेक्टर। देखते हैं भाई वेक्टर क्या होता है। तो वेक्टर को पढ़ने से पहले हमको समझना है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, है ना। सर एक बार चैट सेक्शन ऑन कर दीजिएगा, है ना, तो आप मुझसे जो भी कहेंगे वो हमें सामने दिखता रहेगा। पहले समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। देखो भाई, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जिसको हम लोग नाप सकते हैं, है ना। जैसे हम कहें तुम कितने लंबे हो, तो कहता है मैं 5 फीट का हूं, तो मतलब लेंथ को आप मेजर कर सकते हो। मैं कहता हूं इसका वेट कितना है, तो आप कहते हो सर इसका वेट 1 किलो है सपोज। तो मतलब ये सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आप मेजर कर सकते हो। तो फिजिक्स में ऐसी कोई क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो भाई फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, बोलो बोलो बोलो, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी कोई भी ऐसी चीज है जिसको आप क्या कर सकते हो भाई, जिसको आप मेजर कर सकते हो, नाप सकते हो, उसे क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है भाई, लेंथ। लेंथ को आप मेजर कर सकते हो ना, हे तुम्हारी गाड़ी कितनी लंबी है, तुम्हारा घर कितना लंबा है, मतलब लेंथ को आप मेजर कर सकते हो। तो लेंथ क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिर हम बात करते हैं टाइम की। टाइम को भी तो मेजर कर सकते हो ना। कहते हैं अरे यार 4 मिनट 60 सेकंड हो गया, वो इंसान आया नहीं अभी, तो मतलब इसको भी मेजर कर सकते हैं, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, मतलब जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं उन सब को हम मेजर कर सकते हैं। इतनी बात आपके दिमाग में जानी चाहिए। अब पूरे फिजिक्स में मैं आपको बताऊंगा कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं अभी के लिए। यानी ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक को बोलते हैं भाई स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं, एक को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, और दूसरी कौन सी क्वांटिटी होती है भाई, दूसरे को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो 2 तरीके की क्वांटिटी फिजिक्स में डिफाइन है, एक है स्केलर क्वांटिटीज और एक है वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है भाई, तो 2 तरीके की क्वांटिटी फिजिक्स में हमें पढ़नी होती है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये दोनों क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं, बस इनको हमने 2 अलग अलग पार्ट्स में डिफाइन कर लिया है। अब क्या होती है स्केलर क्वांटिटीज, क्या होती है वेक्टर क्वांटिटीज, इसको जस्ट अगले स्लाइड पे पढ़ते हैं। देखो भाई, फिजिक्स में कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। ये क्या होती हैं, ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, ये एक ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है और कोई डायरेक्शन नहीं होता है। कोई डायरेक्शन नहीं होता है, केवल और केवल क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड होता है, बट इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। आप कहोगे सर इसका एग्जांपल बताओ, जैसे कि मास। मास क्या है भाई, किसी भी चीज का मैं आपसे मास पूछूं कितना है, तुम कहते हो सर 10 किलो है, 20 किलो है, 50 किलो है। मतलब मास जो है ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको सिंपली बोल देते हैं 50 किलो। क्या हम यहाँ पे बताते हैं कि 50 किलो इन ईस्ट, 50 किलो इन साउथ, 30 kg इन ईस्ट, कहीं डायरेक्शन की यूज होती है क्या। तो मास को डिफाइन करने के लिए, फिजिक्स में मास को डिफाइन करने के लिए किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। भाई मैं 30 किलो का हूं, मैं किसी भी डायरेक्शन में खड़ा रहूंगा 30 किलो का ही रहूंगा। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, उसे क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। जैसे टेम्परेचर हो गया भाई, हम कहते हैं टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। तो ये सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनकी केवल मैग्नीट्यूड है ना, जैसे 50 kg, 30 kg, 20 kg, ये हमको बता रही कितना है भाई, कितना मास है। टेम्परेचर कितना है, यानी केवल मैग्नीट्यूड बता रही है। क्या हमको डायरेक्शन बता रही है, नहीं मास्टर साहब कुछ नहीं बता रही है। तो ऐसी क्वांटिटी जो हमको केवल मैग्नीट्यूड बताती हो, डायरेक्शन ना बताती हूं, ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं भाई, स्केलर क्वांटिटी। जैसे मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, बोलो बोलो बोलो, टाइम हो गया। टाइम को बताने के लिए डायरेक्शन बताना है क्या, नहीं मास्टर साहब बिल्कुल नहीं। ऐसे भाई स्पीड हो गया। तो ये सारी ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इसी वजह से इन फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं भाई, स्केलर क्वांटिटी। बोलो बात क्लियर है, एकदम सही है भाई। आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की कि भाई ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो देखो यार, इनके पास ना मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है ना। मान लो तुम्हारे जीवन में बहुत पैसा है, बहुत रुपया है, पर तुम्हारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं उस पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करना है, कहाँ खर्च करना है, कैसे पैसे को लगाना है, तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। बनना है ना तो हमेशा वेक्टर क्वांटिटीज की तरह बनो। क्यों? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है ना। तो सबसे पहले समझते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है भाई। देखो ये सारी बातें आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, है ना। पहले के जीवन में ये सारी बातें आप लोग पढ़ चुके हो क्लास 9 10th में। पर अभी हम जल्दी जल्दी से बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, फिर हम एग्जैक्ट चैप्टर पे आएंगे, ठीक है भाई। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है और साथ साथ में डायरेक्शन होता है। क्या होता है भाई? इनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है। जैसे सूरज सर चार्जर लगा दीजिए, और ब्लर कर रहा है कैमरा बार बार, ठीक है। तो ये ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है। बोलो बात क्लियर है? आप कहोगे सर इसका एग्जांपल बताइए, तो हम कहेंगे बिल्कुल भैया इसका एग्जांपल बता सकते हैं। जैसे कि फोर्स, जैसे मान लो कि एक ब्लॉक रखा हुआ है। ब्लॉक क्या होता है भाई? फिजिक्स में ब्लॉक के बारे में आपको पढ़ना है, क्लास 11 में अगर हो तो ब्लॉक के बारे में पता होना चाहिए। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास 5 kg है या कुछ भी है, अगर मैं चाहता हूं कि इसको मूव कराऊं तो मुझे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? बोलो बोलो। या इधर से फोर्स लगाना पड़ेगा? तो मतलब फोर्स को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। भाई तुम मान लो फोर्स यहां लगाओ तो क्या काम चलेगा? नहीं चलेगा। तो फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है ना। फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है। जैसे मैंने बोला कि भाई इस पे मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो हमें यह भी बताना पड़ेगा कि किस तरफ फोर्स लगाया। तो मैंने मान लो फोर्स लगाया 10 न्यूटन इन ईस्ट, है ना, तो ये हमारा ब्लॉक क्या हो जाएगा? मूव हो जाएगा, मूव करेगा। तो यानी कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनको डिफाइन करने के लिए हमें फोर्स डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़े, उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे, है ना भाई। तो भाई एक बात याद रखना कि वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। बिना डायरेक्शन के इनको हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं। ऐसी क्वांटिटीज को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कौन कौन सी? जैसे अभी आपको याद रखना है, फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। हालांकि इन चीजों को आपको डिटेल में पढ़ना है। पूरी क्लास 11th और 12th में आपको हर एक फिजिकल क्वांटिटी पे जो भी वेक्टर है उनमें डिटेल में हम बात करेंगे कि फोर्स क्यों वेक्टर है, क्यों फोर्स के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, डिस्प्लेसमेंट क्यों वेक्टर है, इसको हम लोग देखेंगे काइनेमेटिक्स में। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। बिना डायरेक्शन के इनको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, इस वजह से इनको क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटीज बोलेंगे। फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया भाई, है ना, ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हो गई, वेलोसिटी हो गई, एटसेट्रा, है ना। तो ये सारी क्या होती हैं भाई? ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं क्योंकि इनको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। अब एक बात याद रखना, एक कंडीशन है भाई, एक कंडीशन है, इस कंडीशन को बच्चे भूल जाते हैं। जैसे जीवन को जीने का भी कंडीशन है, जीवन को जीने का भी कंडीशन है। तो ऐसे अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होना चाहती है तो कंडीशन पहले क्या है? कंडीशन ये है कि भाई उसके पास मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड हो, अच्छी बात है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो भाई? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो। और तीसरी जो बात है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है वेक्टर होने का? ठीक है, किसी के पास मैग्नीट्यूड है, अच्छी बात है, किसी के पास डायरेक्शन है, अच्छी बात है। तीसरी कंडीशन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो ये है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि भैया बाबू भाई, तीसरी कंडीशन है किसको? इट मस्ट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इट मस्ट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अब आप बोलोगे कि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है मास्टर? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है? तो हम तुमसे कहेंगे कि फिजिक्स में 2 और 2 4 होता है, मैथ्स में 2 और 2 4 होता है, 3 और 2 5 होता है। पर जरूरी नहीं है कि वेक्टर में 3 और 2 5 हो। 3 और 2 5 जरूरी नहीं हो सकता है कि वो हो। वो 0 और 5 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो वेक्टर में जब किसी चीजों को वेक्टरली जोड़ते हैं तो उसका एक अलग मेथड होता है। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होगी
जो भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होगी उसे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के नियम को फॉलो करना पड़ेगा, और वही इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि दो फिजिकल क्वांटिटी जो कि वेक्टर हैं उनको कैसे जोड़ेंगे। ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। फिलहाल आप मुझे बताएं, क्या अभी तक सारी चीजें क्लियर हैं? क्या मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? बोलो बोलो बोलो, क्लियर है ना? बिल्कुल भाई। तो अभी तक जितनी भी बातें मैंने बताई मैं आपको समराइज कर देता हूं। देखो, एक टर्म होता है जिसे बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कोई भी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को दो तरीके से हमने डिफाइन किया, एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, जैसे कि लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनको वेक्टर तभी बोलेंगे, उसकी तीन कंडीशन है। पहला, उसके पास मैग्नीट्यूड हो, ठीक है मास्टर साहब, डायरेक्शन हो, और तीसरा वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे। ये तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। जैसे इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, जो करंट होता है ना, अभी आगे खैर इसको हम लोग डिस्कस करेंगे एनुअल चैप्टर में। करंट के पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होती है, बट वो फिर भी वेक्टर नहीं है क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा नहीं है कि किसी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है उसको वेक्टर बोल देंगे, नहीं, जरूरी नहीं है। मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, साथ साथ वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे, तब उसे हम क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। तो अब पूरे चैप्टर में इसी सारी चीजों को पढ़ेंगे हम लोग, है ना, टाइप्स ऑफ वेक्टर को पढ़ेंगे। पर उससे पहले आओ देखते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अ वेक्टर। हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अ वेक्टर, किसी भी वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आप किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं। एक तो पहला तरीका है बाई एनालिटिकल मेथड, है ना, बाई एनालिटिकल मेथड। जैसे ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हो, पहले से पढ़ चुके हो कि जैसे मान लो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमें पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो मान लो मैंने लिखा फोर्स बराबर 5 न्यूटन, तो बेटा फोर्स के ऊपर ना हमने डंडी लगा दी, ये एरो लगा दिया। जैसे मान लो वेलोसिटी लिखा तो वेलोसिटी के ऊपर एरो लगा दिया। हमने डिस्प्लेसमेंट लिखा, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर एरो लगा दिया। तो कहीं भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर आपको ऐसी मिले कि उसके ऊपर डंडी लगी हो, ऊपर ऐसे एरो लगा हो, है ना, टोपी पहना हो, वेलोसिटी के ऊपर ऐसे एरो लगा है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर ऐसे एरो लगा है, तो जब हम एरो लगा देते हैं तो वो क्वांटिटी वेक्टर बन जाती है। क्या बन जाती है? वेक्टर बन जाती है। तो कोई भी क्वांटिटी, है ना, कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे, तो उनको तो क्या हो जाती है? वो वेक्टर हो जाती हैं। और जब भी वेक्टर को हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो उसका एक तरीका होता है जिसे बोलते हैं एनालिटिकल मेथड। आप एक काम करो, जिस भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहते हो उसके ऊपर ये एरो बना दो। जैसे आप एरो बनाओगे हम बोल देंगे कि आपने वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया, है ना, वेक्टर को क्या कर दिया? रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे फोर्स बनाया, एरो लगा दिया, वेलोसिटी बनाया, एरो लगा दिया, डिस्प्लेसमेंट बनाया, एरो लगा दिया। तो ये एरो लगा करके आप किसी के वेक्टर नेचर को दिखा सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है भाई ग्राफिकल मेथड। दूसरा तरीका क्या है? ग्राफिकल मेथड। कि भाई आप ग्राफिकल या ऐसे मैं बोलूंगा डायग्रामेटिकल मेथड, डायग्राम बनाओ और डायग्राम की हेल्प से समझाओ, है ना। तो दूसरा जो तरीका है इसे बोलते हैं डायग्रामेटिकल मेथड। अब ये क्या होता है भाई? जैसे मान लो मुझे बताना है कि मैंने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का और ये लगाया ईस्ट की तरफ, तो जानते हो मैं इसको डायग्राम में कैसे दिखाऊंगा? मान लिया ये डायरेक्शन ईस्ट है तो मैं एक वेक्टर बनाऊंगा, है ना। तो जब वेक्टर बनाऊंगा तो मैं एक एरो बनाऊंगा। ये एरो किसको बताएगी? ये एरो बता रही है कि फोर्स इधर लग रहा है ना। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन, है ना। तो ये डायग्राम बना दिया हमने। ये किसको बता रहा है? ये बता रहा है कि फोर्स 5 न्यूटन का लग रहा है। अब जब किसी वेक्टर को डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, तो उसमें दो चीजें होती हैं। एक उस वेक्टर का होता है हेड। ये क्या होता है? वेक्टर का हेड। किसी वेक्टर को जब डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके पास दो चीजें होती हैं। एक होता है उसका हेड। क्या होता है भाई? एक होता है हेड और दूसरा होता है उसका टेल। ये जो पीछे, ये हेड हो गया, और ये जो पीछे है इसे क्या बोलेंगे भाई? इसे बोलेंगे टेल। अब ये जो हेड होती है बेटा, ये बताती है डायरेक्शन। ये किसको बताती है? ये डायरेक्शन को बताती है कि भैया किस तरफ ये फोर्स लग रही है, यह वेक्टर क्वांटिटी किस तरफ है, उसकी डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन को कौन बताएगा? हेड बताएगा। और टेल किसको बताता है? टेल बताता है मैग्नीट्यूड को। किसको बताता है बेटा? मैग्नीट्यूड को, कि ये जो वेक्टर क्वांटिटी है ये कितनी है, कितना फोर्स लग रहा है, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, यानी उसकी जो मैग्नीट्यूड है उसको टेल बताता है। बोलो मेरी बातें क्लियर है? क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई, आप चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को दिखाते कैसे हैं। तो मैंने जो चीज़ें बताई हैं मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर हमें रिप्रेजेंट करना होता है, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो उसका एक तरीका है एनालिटिकल मेथड, कि भाई आप उसको लिखो और उसके ऊपर एरो बना दो। और दूसरा तरीका होता है कि आप डायग्राम्स बनाओ। डायग्राम्स कैसे बनाओगे भाई? जैसे मान लो मुझे फोर्स दिखाना है, तो मुझे फोर्स दिखाना है तो मैं एक काम करूँगा, मैं ऐसे बना दूंगा। तो ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसके जब डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं। जब कभी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, एक इसका होता है हेड, एक होता है टेल, है ना। तो ये जो टेल होता है ये बताता है कितना है भाई, ये मैग्नीट्यूड को बताता है। किसको बताता है? मैग्नीट्यूड को बताता है। और ये जो इसका हेड होता है ये किसको बताता है? ये डायरेक्शन को बताता है कि वेक्टर का डायरेक्शन क्या है। ये जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी क्या डायरेक्शन है। बोलो बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आ गई सर। आगे बढ़ते हैं भाई। ये सारी चीजें समझ चुके हैं हम लोग, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी समझ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। वैसे तो देखो पूरी फिजिक्स में ना जितनी वेक्टर के टाइप्स हैं, ये फिजिक्स में ट्रेंड बन गया है कि कोई भी टीचर वेक्टर के टाइप्स को पढ़ा देता है, पर हालांकि इनकी जरूरत फिजिक्स में बहुत कम पड़ती है। कुछ ही ऐसे वेक्टर होते हैं जिनकी जरूरत पड़ती है और वो मास्टर आपको पूरी क्लास में समझा देगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? तो भाई ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है ना। ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, उनका मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो उन्हें क्या बोल देंगे? इक्वल वेक्टर। पर साथ साथ उनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। जैसे मान लो मैंने दो वेक्टर बनाया, एक वेक्टर मैंने बनाया ए, ठीक है, एक वेक्टर मैंने बनाया ए और एक वेक्टर मैंने बनाया बी, एक वेक्टर मैंने बनाया बी। अब देखो इनकी मैग्नीट्यूड भी सेम है। कैसे जान पाए मैग्नीट्यूड सेम है? भाई इसकी टेल की लेंथ सेम है ना। टेल किसको बताती है? टेल मैग्नीट्यूड को बताती है। तो इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और इनकी डायरेक्शन भी सेम है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो हम क्या बोल देंगे? हम बोल देंगे कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। क्यों? क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, इन दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो हम बोल सकते हैं कि ए और बी जो है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल वेक्टर। ये कैसे वेक्टर है भाई? ये इक्वल वेक्टर है। क्यों? क्योंकि इनकी मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो दो वेक्टर या कोई भी ऐसा वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, ऐसे वेक्टर को क्या बोल देते हैं? ऐसे वेक्टर को बोल देते हैं इक्वल वेक्टर। फिर आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे पैरेलल वेक्टर। देखो पैरेलल वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। पैरेलल वेक्टर आर वेक्टर दैट पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन आर एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन। जैसे मान लो ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है। अब जरूरी नहीं कि इनका मैग्नीट्यूड सेम हो, मैग्नीट्यूड इनका सेम हो या ना हो, पर भाई ये सेम डायरेक्शन में पॉइंट की है ना, तो इन्हें क्या बोल देंगे? इन्हें बोल देंगे पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर में ये टेंशन ही नहीं होता है, एक वेक्टर ये बनाऊं, एक वेक्टर ये बनाऊं, है ना, मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, तो क्या बोल देंगे कि ये पैरेलल वेक्टर है। बोलो भाई क्लियर है बात? बिल्कुल क्लियर है। अब एक चीज होती है जिसे बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है भाई? वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, इनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है ना, बट ये इनकी डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट होती है। जैसे मान लो एक वेक्टर ये है, ये मान लो फोर्स लगाया मैंने 5 न्यूटन का, है ना। ये मान लो कोई वेक्टर बनाया ए वेक्टर, कोई ए वेक्टर बनाया, इस ए वेक्टर की वैल्यू है, या चलो फोर्स ही बता देते हैं, ये जो मान लो फोर्स को मैं दिखा रहा हूँ, मान लो एक वेक्टर बनाया मैंने फोर्स के लिए और फोर्स की वैल्यू है 5 न्यूटन, इसको मैंने डायग्रामेटिकली ऐसे दिखाया। और एक दूसरा वेक्टर बनाऊँ पर इस डायरेक्शन में फोर्स उतना ही लगा रहा हूँ, 5 न्यूटन ही लगा रहा हूँ, पर अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा हूँ। तो अभी फोर्स तो मैं 5 न्यूटन ही लगा रहा हूँ, पर पहले फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा था। सर हमको कैसे पता कि इस डायरेक्शन में लगा रहा था? मैं बोला आप हेड को देखो, हेड किधर है? इस तरफ, तो फोर्स किधर लग रही थी? इस तरफ। इसकी हेड किधर है? इस तरफ, तो इधर फोर्स, इस बार फोर्स की डायरेक्शन क्या है? ये। ओवरऑल मैग्नीट्यूड तो सेम है, इस बार भी फोर्स 5 न्यूटन लग रही है और पहले भी फोर्स जो है 5 न्यूटन लग रही थी। तो यानी ये जो दोनों वेक्टर हैं, ये वाला और ये वाला, इनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है पर इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो कभी कोई ऐसा वेक्टर हो जिनकी मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो पर उनका डायरेक्शन अपोजिट हो, तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं? ऐसे वेक्टर को बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। यानी ऐसे वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड सेम हो पर उनका डायरेक्शन अपोजिट होता है, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग बोल देते हैं नेगेटिव वेक्टर। बोलो जय माता जी।
आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम बात करते हैं कोप्लेनर वेक्टर की। कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं? देखो, को मतलब होते हैं ऐसे वेक्टर, को मतलब होता है सेम। कहते हैं ना कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मतलब हम लोग को चलेंगे, है ना, हम लोग साथ साथ रहेंगे। तो कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर होते हैं जो कि सेम प्लेन में होते हैं, है ना। जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूं कोप्लेनर वेक्टर, बताओ मास्टर समझाओ क्या होते हैं, तो मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि ऐसा वेक्टर जो कि सेम प्लेन में लाई करता हो। अब आप बोलोगे सेम प्लेन मतलब, जैसे मेरे हाथ को एक प्लेन मान लो, इस पे मैं पेन ऐसे रख दूं, एक पेन मैं ऐसे रख दूं, एक ऐसे रख दूं, ओवरऑल ये सारे एक ही प्लेन में है ना। तो ऐसे वेक्टर जो एक प्लेन में आते हैं, मेरे हाथ को एक प्लेन मान लो, है ना, तो एक प्लेन में जो वेक्टर लाई करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कोप्लेनर वेक्टर। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मान लो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है ना। ये क्या एक्सिस है? ये कौन सी एक्सिस है? ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब ये वाला एक क्या हो गया ना, ये एक प्लेन बन गया, इसको मैं बोलूंगा एक्स वाई प्लेन। इसको क्या बोलूंगा? एक्स वाई प्लेन बोलूंगा, ठीक है। ये एक्स वाई प्लेन है। अब इसमें कोई वेक्टर ऐसे रहे, ऐसे रहे, उल्टा रहे, सीधा रहे, बड़ा रहे, छोटा रहे, पतला रहे, फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। ये एक्स वाई प्लेन है, एक प्लेन है ना, ये एक प्लेन बन गया ना। अब इस प्लेन के अंदर जितने भी वेक्टर हैं उन सबको क्या बोल देंगे? तो ये सारे के सारे वेक्टर क्या हैं? ये सारे कोप्लेनर हैं। इस एक्स वाई प्लेन को मेरा हाथ एज्यूम करो, ये हाथ, अब इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। अब मेरे हाथ पे जितने भी वेक्टर हैं, छोटा है, बड़ा है, इधर है, उधर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारे के सारे सेम प्लेन में है ना। तो इन्हें क्या बोल देंगे? इन्हें बोल देंगे हम लोग कोप्लेनर वेक्टर। यानी ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन में होते हैं उन्हें कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर। बोलो बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है भाई। अब हम बात करेंगे को इनिशियल वेक्टर के बारे में कि को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं। देखो, कुछ ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है? वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। जैसे जैसे मान लो एक पॉइंट बनाऊं मैं, ये यहीं से कई सारे वेक्टर निकल रहे हैं। ये मान लो वेक्टर ए है, ये मान लो वेक्टर बी है, ये मान लो वेक्टर सी है, ये मान लो वेक्टर डी है। तो कुल मिलाकर ये सारे के सारे भाई एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं ना। ये सारे के सारे एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं ना। तो अगर ये सारे के सारे एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, इनका इनिशियल पॉइंट सेम है, इनका इनिशियल पॉइंट सेम है, तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे? ऐसे वेक्टर को बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर। क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर, क्योंकि ये एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं। तो ऐसे वेक्टर जो एक ही पॉइंट से निकलते हैं, है ना, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। बोलो बात क्लियर है? जी सर क्लियर है। अब हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। देखो भाई, यूनिट वेक्टर एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर है ना। इसको मैं स्टार्ट करूंगा, पर मैं इससे पहले 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहूंगा, है ना। तो मैं 5 मिनट का ब्रेक लेता हूं, फिर मैं आता हूं और यूनिट वेक्टर को पढ़ाता हूं, ठीक है भाई। तो मैं एक काम करता हूं, मैं 5 मिनट का ब्रेक लेता हूं। आई एम कमिंग सून भाई, 5 मिनट का ब्रेक।
क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं सुनाई दे रहा हूं? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? अभी भाई एक कांड हो गया था, मैं तुम्हें बताऊं, सही बताऊं तो क्लास स्टार्ट हो गई, मुझे लगा सब कुछ ठीक चल रहा है भाई, मैं एकदम मोटिवेट हो गया, मोटिवेट होकर के आ गया आपके सामने कि भाई अब क्लास स्टार्ट है, अब एकदम फ्लो में पूरे मोटिवेशन के साथ मस्त क्लास चलेगी, अच्छे से पढ़ाऊंगा। पता लगा मेरी माइक ही नहीं लगी है। और कोई हमको बता ही नहीं रहा है कि माइक नहीं लगी है। बताओ, और हम बोलते हुए जा रहे हैं, जब 3-4 मिनट हो गया तब मुझे पता लगा कि भैया मैंने तो माइक ही नहीं लगाया। और अगर मैं फ़ोन ना उठाता, कसम से बता रहा हूँ, अगर मैं फ़ोन ना उठाता मेरी आवाज़ सुनने के लिए, तो मुझे पता ही नहीं लगता कि मैं माइक लगाया हूँ कि नहीं लगाया हूँ। तो ऐसे ऐसे हो जाता है चीज़ें। एक बार की बात है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक बार की बात है, मुझे घर पे जाना था अपने। तो जब घर पे जाते हैं तो लेक्चर रिकॉर्ड कर देते हैं, लेक्चर रिकॉर्ड करके रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड कर देते हैं। तो मैंने सोचा कि लाओ एक्स्ट्रा रुक करके लेक्चर को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो मैंने कहा भाई ठीक है। अब इतना मस्त मैंने पढ़ाया था उस टाइम पे, मुझे याद है मैं शायद रोलिंग मोशन पढ़ा रहा था। रोलिंग मोशन मैंने पूरा एकदम मस्त तरीके से 1.5 घंटा पढ़ाया। मैंने सोचा मेरा काम बन गया, अब मैं आराम से घर जाऊँगा, चैन की नींद सोऊंगा। पता लगता है उसमें आवाज़ ही नहीं आई, माइक ही नहीं कनेक्ट हुआ। मैं कहा भाई अजीब कांड हो जाता है। तो ऐसा भी होता है भाई। चलो भाई शुरुआत करते हैं यूनिट वेक्टर की और देखते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो देखो भाई, ये जो यूनिट वेक्टर होता है ये भी एक वेक्टर ही होता है, हैं, इसे परेशान मत होना, ये भी एक वेक्टर ही है, ठीक है, वेक्टर की टाइप है तो ऑब्वियसली एक वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर भी एक वेक्टर होता है जिसके पास दैट हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ एग्जैक्टली 1। मतलब कहने का मतलब किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड 1 हो, यूनिट वेक्टर जो होता है इसका जो मैग्नीट्यूड होता है बेटा, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। इसी वजह से इसको बोलते हैं यूनिट मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर है, इसी वजह से इसका नाम पड़ गया यूनिट वेक्टर। तो ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है और इसका काम सिर्फ एक होता है, इसका काम होता है केवल डायरेक्शन बताने का। इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और इसका काम होता है बेटा डायरेक्शन बताने का, यानी ये केवल डायरेक्शन बताता है, केवल और केवल डायरेक्शन बताता है, ये काम होता है यूनिट वेक्टर का। जैसे मान लो मैं कोई वेक्टर लिखूं ए वेक्टर, तो ए वेक्टर जब मैं लिखूंगा तो ये ऐसे लिखा जाता है, आगे चल के मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो ये जो बेटा इसके ऊपर जो कैप लगा दिया मैंने ना, खैर अभी ये सब पढ़ेंगे कि मैंने क्या लिखा है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो ये कोई वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है, तुम्हें पता है ना, ए के ऊपर ये एरो बना दिया तो वेक्टर हो गया, वेक्टर हो गया। इसके ऊपर कोई एरो नहीं है तो मतलब ये इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है। और ये जो ए कैप है ना, ये जो ए कैप है इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। तो पहचान लेना, किसी के मुंडी के ऊपर ऐसा स्ट्रक्चर बना हो तो वो क्या है? यूनिट वेक्टर है। तो पहले तो हमें ये समझना है कि यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, लिख लो भाई सब लोग, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, मान लो जो भी वेक्टर रिप्रेजेंट करना है उसके ऊपर ये कैप लगा दो। जैसे मान लो ए वेक्टर है और उसको रिप्रेजेंट करना है तो ए कैप है ना, ये जिस भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है उस पर कैप लगा दो, कैप। ये जैसे मान लो ए वेक्टर है और इसका यूनिट वेक्टर लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कैप लगा देंगे, ये बताएगा यूनिट वेक्टर को, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखना है कि जो यूनिट वेक्टर होता है इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो क्या होती है? इसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है और ये केवल और केवल डायरेक्शन बताता है। जैसे कोई वेक्टर लिखा हो फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन इन आई कैप। अब देखो ये जो फोर्स है ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। 5 न्यूटन क्या बता रहा है बेटा? 5 न्यूटन इसकी मैग्नीट्यूड बता रहा है कि ये जो फोर्स है इसका जो मैग्नीट्यूड है ये 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है। और ये आई कैप क्या बता रहा है बेटा? आई कैप बता रहा है इसकी डायरेक्शन को। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो आई कैप में है। अब आप कहोगे सर ये आई कैप क्या होता है? देखो फिजिक्स में ना तुमने पढ़ा है ये चीज कि इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं माइनस एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं माइनस वाई एक्सिस। ये सारी चीजें पढ़े हो ना। तो फिजिक्स में जो एक्स एक्सिस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आई कैप। क्या बोलते हैं भाई? आई कैप। जो वाई एक्सिस होता है उसको हम लोग बोलते हैं जे कैप। क्या बोलते हैं? जे कैप। और जो जेड एक्सिस होता है उसको हम लोग बोलते हैं के कैप। तो देखो इनके ऊपर जो कैप लगा हुआ है ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं? ये सारे के सारे डायरेक्शन को ही तो बता रहे हैं। तो यूनिट वेक्टर इनका, मैं तुमसे पूछूं इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1। और ये किसको बता रहा है? कहीं भी आई कैप आएगा तो किसको बताएगा? ये बताएगा कि डायरेक्शन भैया इसकी एक्स एक्सिस में है। कहीं भी जे कैप आएगा तो क्या बताएगा? इसकी डायरेक्शन वाई एक्सिस में है। कहीं भी के कैप आएगा तो क्या बताएगा? इसकी डायरेक्शन किधर है?
जेड एक्सिस में। तो ये जो जिनके ऊपर भी कैप लगा होता है उन्हें बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ये केवल हमें डायरेक्शन बताते हैं और इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है ना। अब जैसे मान लो कोई भी वेक्टर लिखा हो, जैसे फोर्स लिखा है ना, तो ये ऐसे मान लो कोई ए वेक्टर है, तो एक तो उसका मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड को उसको ए से लिख दे रहा हूँ, और एक उसकी डायरेक्शन को बताएगा, जो डायरेक्शन को बताएगा उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे यूनिट वेक्टर। तो भाई ये जो ए कैप है ना, इसे ही क्या बोल देंगे हम लोग, यूनिट वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। ऐसे मान लो कोई वेक्टर लिखा हो b इज इक्वल टू बी और बी कैप, तो यहाँ पे जो बी कैप है ना, जिसके ऊपर कैप लगा है, इसे क्या बोल देंगे, इसे बोल देंगे यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर के जो पहले लिखा होता है ये क्या होता है, इसके ऊपर कोई एरो नहीं लगा है, एरो नहीं लगा है ना, नहीं सर, तो ये बेटा इसके मैग्नीट्यूड को बता रहा है। किसको बता रहा है, ये इसके मैग्नीट्यूड को बता रहा है। तो भाई आपको सिर्फ इतना समझना है कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसी वजह से इसका नाम पड़ गया यूनिट वेक्टर। और एक इंपॉर्टेंट बात भाई, एक मुद्दे की बात क्या है कि जैसे मान लो हमारे सामने कोई वेक्टर लिखा हुआ है, कोई ए वेक्टर है, इसको लिखेंगे तो एक तो इसका मैग्नीट्यूड रहेगा और एक इसका डायरेक्शन रहेगा। डायरेक्शन को कौन बताएगा, यूनिट वेक्टर, यही तो है यूनिट वेक्टर। मैं तुमसे पूछूं यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होगा, तो ये होगा वेक्टर ए वेक्टर अपान ये ए क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो किसी भी अगर तुमसे कोई पूछे कि यूनिट वेक्टर का क्या फार्मूला होता है, या आगे चल के हम लोग यूनिट वेक्टर को कैलकुलेट करेंगे, तो भाई इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो आपको पता रहना चाहिए कि यूनिट वेक्टर बराबर क्या होता है, वेक्टर अपान ये क्या है बेटा, जिसके ऊपर कोई एरो नहीं लगा है, इसे बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो जो वेक्टर है अगर उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दें, है ना, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा यूनिट वेक्टर। और ये जो यूनिट वेक्टर है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है डायरेक्शन को बताने का। क्या काम होता है, डायरेक्शन को बताने का। जैसे ये यूनिट वेक्टर है, मैं तुमसे पूछूं ए कैप की वैल्यू क्या होगी, तो बोलोगे वेक्टर ए अपान ए। तो वेक्टर ए क्या है, तो वेक्टर है ए क्या है, मैग्नीट्यूड। यानी यूनिट वेक्टर को निकालने का फार्मूला क्या होता है, वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब ये कैसे यूनिट वेक्टर को कैलकुलेट करते हैं, ये थोड़ी देर बाद देखेंगे। वेट करो थोड़ा सा भाई, सब्र करो, मैं सारे कॉन्सेप्ट्स को समझा दूंगा, एकदम मस्त तरीके से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बोलो इतनी बातें क्लियर है ना, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम लोग पढ़ते हैं पोजीशन वेक्टर को, कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पहले तो समझते हैं कि पोजीशन वेक्टर है क्या। तो देखो पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है, वो बताता है कि वो कोई भी वेक्टर जो है वो कहाँ पे है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक एक्स एक्सिस बनाऊँ, एक वाई एक्सिस बनाऊँ, तो भाई ये वाला पार्ट है ना, इसको बोलूँगा ओरिजिन, इसको बोलूँगा 0,0 है ना, ये इसको मैं बोल दूँगा ओ, क्या बोल देता हूँ, ओ बोल देता हूँ, ये ओरिजिन है हमारी। अब यहाँ से मैं मान लो एक पॉइंट है कहीं यहाँ, मान लो कोई पॉइंट है कहीं यहाँ पे एक पॉइंट है, और यहाँ पे एक वेक्टर की पोजीशन मैंने बताई 2,4 है ना। तो बेटा तुम्हें पता है इसका मतलब इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा, यानी मैं तुमसे पूछूं ओवी वेक्टर वो कितना होगा, तो जो पहले लिखा होता है ये क्या है एक्चुअली में, ये तो x, y है ना, ये तो क्या है, ये तो x, y है भाई। मान लो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और इस x y प्लेन में कोई पॉइंट है 2,4, यहाँ पे कोई वेक्टर है। अब मैं तुमसे कहूँ कि बताओ इसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा, तो मैं क्या बोलूँगा, इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो कितना होगा। मैं आपसे कहूँ कि मान लो एक पॉइंट है कोई 2,4, यहाँ पे बताओ इसकी पोजीशन वेक्टर कितनी होगी, तो मैं बोलूँगा आपसे कि जो पॉइंट मान लो पॉइंट बी है, तो मैं बोलूँगा इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, मैं कहूँगा ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 4j कैप, क्योंकि जो पहले लिखा है वो x एक्सिस को बताएगा, जो बाद में लिखा है y एक्सिस को बताएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये x, y ही तो है, बिल्कुल है। तो यानी ये OV वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस 4j कैप। तो बेटा मैंने देखा ओरिजिन से ये पॉइंट कहाँ पे है, इसकी ओरिजिन से इस पॉइंट की लोकेशन क्या है, उसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूंगा तो उसे ही बोल देंगे, क्या बोलेंगे, इसको ही बोल देंगे पोजीशन वेक्टर। जैसे मान लो मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे पूछूं, इस पॉइंट पे मान लो मैंने लिख दिया 2, 3, 4, और ये पॉइंट मान लो P है, तो मैं तुमसे कहूँ कि OP वेक्टर कितना होगा, तो आप बोलोगे OP वेक्टर मतलब ओरिजिन से हम देख रहे हैं इस P पॉइंट की लोकेशन कितनी है, तो मैं कहूँगा ये बताएगा x को 2, 3y को, ये z को, x को किससे लिखते हैं i कैप से, y को किससे लिखते हैं j कैप से, z को किससे लिखते हैं k कैप से। तो OP वेक्टर हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो बेसिकली बेटा ये OP वेक्टर क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि पार्टिकल की पोजीशन कहाँ है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो एक तरीके का पोजीशन वेक्टर हो गया कि नहीं हो गया। तो पोजीशन वेक्टर को हम आर से दिखाते हैं।
आर के ऊपर अगर हम वेक्टर लगा दें तो किसको बताता है, पोजीशन को बताता है कि भाई ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ है। तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये हमको बता रहा है कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो अ पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर दैट शोज द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट इन अ स्पेस रिलेटेड टू द ओरिजिन। किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिलेटिव, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ऑब्जेक्ट कहाँ है उसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। जैसे इस बी पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है 2, 4, तो मैं तुमसे पूछूं इस पॉइंट की और पोजीशन वेक्टर क्या होगी, तो मैं बोलूंगा OB वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप। इसको हम ऑरिजिन से देख रहे हैं ना O, तो इसको मैं बोल सकता हूं कि जो R वेक्टर होगा ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 4j कैप। ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में कोई भी वेक्टर जो होता है उसको बोल सकते हैं क्या, पोजीशन वेक्टर। बोलो इतनी बातें क्लियर है। हालांकि इसका इतना यूज नहीं आता है, अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो इसको आप स्किप कर सकते हो। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की कि किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। भाई पहली बात, जैसे मान लो ये एक एक्स एक्सिस है, ये एक वाई एक्सिस है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसको मैंने बोल दिया 2, 3, 4। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो हमारा कोई पॉइंट है, ए पॉइंट है, अब मैं तुमसे पूछूं इस ए पॉइंट, एक कोई पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट है जो कुछ ऐसे गिवन है। अब हमें इसको रिप्रेजेंट करना है वेक्टर फॉर्म में, तो कैसे करेंगे, तो हम कहेंगे इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। क्या बोलेंगे इसको हम बोल देंगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है। किसी वेक्टर को किसी भी प्लेन में देख करके हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। मान लो एक पॉइंट है बी, यहाँ पे कोई बी वेक्टर वाला पॉइंट है, ये लिखा है 4, 5, 6, और मैं तुमसे कहूँ बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करो, तो इसका मतलब हो गया, हम बोलेंगे इसको 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। तो ऐसे हम वेक्टर को क्या करते हैं भाई, ऐसे हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। बोलो इतनी बातें क्लियर है? जी सर क्लियर है। इतनी सारी चीज़ें हमको समझ में आ गई हैं। अब अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो मैं आपसे कुछ और चीज़ें पूछना चाहता हूँ। मान लो भाई मैंने कोई वेक्टर बोला कि ए वेक्टर इक्वल टू है 2i कैप प्लस 3j कैप। मान लो मैंने ऐसे बोल दिया कि यहाँ पे कोई एक ए वेक्टर है ना, इसकी जो वैल्यू है वो है 2i कैप 2, 3, तो इसको मैं बोल सकता हूँ 2i कैप प्लस 3j कैप, बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो ये तो एक वेक्टर है। अब मैं तुमसे पूछूंगा, तुम मुझे इसका मैग्नीट्यूड बताओ, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ये तो वेक्टर है पर इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो देखो अभी तो हम निकालना सीखेंगे, कुछ देर बाद हम निकालना सीखेंगे कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। बट अभी के लिए आप सीख लो कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। बाद में मैं आपको सिखा दूंगा। जैसे मान लो कोई ए वेक्टर लिखा है 2i कैप प्लस 3j कैप, तो आप अभी के लिए सीख लो कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। बाकी अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको समझा दूंगा। जब हम कहते हैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना, तो इसका मतलब है मॉड लगा दो। जब भी किसी वेक्टर के आगे मॉड लगा देते हैं, दो डंडी लगा देते हैं, तो इसका मतलब है हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। या एक तरीका है कि इसको ऐसे लिख दो। अब ये लिखना उतना अच्छा नहीं लगता है, तो हम लोग ना एक वेक्टर लिखते हैं और उसके अगल बगल दो डंडी लगा देते हैं। इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो कोई वेक्टर है, ये मान लो गिवन वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप, इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, तो अंडर रूट लगाएंगे और ये जो i कैप वाला है, यानी i कैप के साथ क्या है 2, इसका स्क्वायर कर देंगे, और j कैप के साथ क्या है 3, इसका स्क्वायर कर देंगे। बस जैसे ही ये काम करेंगे, मतलब i कैप j कैप को हटाओ, अंडर रूट लगाओ और सबका स्क्वायर कर दो। जैसे ही आप ये करते हो तो आपको मिल जाएगा 4 प्लस 3, 3 जा 9, 9 4 13, यानी इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा हो जाएगा अंडर रूट 30। बस ऐसे ही हम लोग निकालते हैं मैग्नीट्यूड। मान लो कोई वेक्टर लिखा हो 3i कैप प्लस 4j कैप, है ना। तो अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करेंगे। मैग्नीट्यूड मतलब मॉड, कैसे निकालते हैं, अंडर रूट लेते हैं, 3 का स्क्वायर कर दो और 4 का स्क्वायर कर दो। बस i कैप और j कैप को हटाओ, इसका स्क्वायर कर दो, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ये हो जाएगा अंडर रूट 25
और अंडर रूट 25 क्या होता है भाई, अंडर रूट 25 होता है 5, यानी ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। अब ये कैसे होता है इसको हम आगे देखेंगे, फिलहाल वेक्टर को रिप्रेजेंट करना आपको आना चाहिए और वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आपको आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूँ कि हमारे सामने कोई वी वेक्टर है और ये वी वेक्टर की वैल्यू है 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब आप बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, मैं बी वेक्टर लिखूंगा है ना, और अंडर रूट कर दूंगा सबका, आई जे के कैप हटा दूंगा, तो जगह 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। जैसे ही मैं इसको लिखता हूँ इसका मतलब मैंने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दिया। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 प्लस 4 प्लस 9 है ना, तो 25 4 29 31 और 38, अंडर रूट 38 आ जाएगा है ना। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मतलब किसी भी वेक्टर का अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो जो वेक्टर गिवन है उसमें आई जे के कैप को हटाएंगे, अंडर रूट लेकर के उसका स्क्वायर कर देंगे, इसका मतलब हमें क्या मिल जाएगा, हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। अब ये मैं क्यों सिखाया आपको, क्योंकि अभी हमें ना यूनिट वेक्टर के ऊपर क्वेश्चन करना है। क्या करना है भाई, यूनिट वेक्टर के ऊपर क्वेश्चन करना है। मैग्नीट्यूड निकालना तो हमने सीख लिया, अब हम लोग करेंगे यूनिट वेक्टर के ऊपर ढेर सारे सवाल करेंगे। यूनिट वेक्टर के ऊपर ढेर सारे सवाल करेंगे। कैसे सवाल करेंगे, हमने कहा यूनिट वेक्टर क्या होता था। मान लो कोई भी वेक्टर लिखा हुआ है तो उसमें उसके डायरेक्शन बताने के लिए जो वेक्टर होता है उसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ये जो ए कैप है क्या है, यूनिट वेक्टर। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, वेक्टर ये अपान मैग्नीट्यूड ऑफ ए। यानी जो यूनिट वेक्टर होता है उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है। यूनिट वेक्टर का फार्मूला मेरे भाई आपको याद रखना है कि यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। यानी जो भी वेक्टर गिवन है अगर उसके हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यूनिट वेक्टर। तो अगर किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, हमें क्या मिल जाएगा, हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। आप कहोगे कैसे सर, आप करके बताइए। तो मैं आपसे कहता हूं कि भाई मान लो लिखा हुआ है कोई वेक्टर है, मान लो कोई वेक्टर लिखा हुआ है फोर्स इज इक्वल टू 5i कैप। क्या लिखा हुआ है, 5i कैप। अब मैं कहता हूं इसका यूनिट वेक्टर बताओ। तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ, यूनिट वेक्टर का मतलब ये हुआ कि i कैप इक्वल टू हो जाएगा, फोर्स कितना है भाई, फोर्स है 5i कैप है ना, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 से 5 डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा हमको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, हमको 1 मिल जाएगा। तो आप मेरी बात को समझो। अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ फिर समझाता हूँ मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मान लो कोई वेक्टर लिखा हुआ है ऐसे, मान लो कोई ए वेक्टर लिखा हुआ है 3i कैप, या ऐसे बोल देते हैं, मान लो कोई वेक्टर लिखा हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप, और मैं तुमसे कहूँ इस वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर बताओ। क्वेश्चन है फाइंड यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करो। तो हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा है यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है। यूनिट वेक्टर का मेरे भाई फार्मूला आपको याद रखना है कि यूनिट वेक्टर बराबर होता है, यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जो भी जिस भी वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर निकालना है उसके वेक्टर को लिखो, उस वेक्टर को लिखो और उसको डिवाइड कर दो मैग्नीट्यूड से। तो मान लो इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, तो जिसका भी यूनिट वेक्टर निकालना है, मान लो इस वाले का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर क्या है भाई 3i कैप प्लस 4j कैप, और इसको डिवाइड कर दो इसके मैग्नीट्यूड से। किससे डिवाइड कर दो, इसके मैग्नीट्यूड से। कैसे डिवाइड करेंगे इसके मैग्नीट्यूड से, हमने कहा मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं भाई। मान लो हमारे सामने ये वेक्टर लिखा हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप, अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। कैसे मैग्नीट्यूड निकालेंगे, हमने कहा भैया आपको कुछ नहीं करना होता है, अंडर रूट लो, 3 का स्क्वायर कर दो और 4 का स्क्वायर कर दो, आई और जे कैप को गायब कर दो। जब आप ऐसा करोगे तो आप पाओगे कि इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 25, अंडर रूट 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25, और जो इसका मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा 5, यानी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो मतलब यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, वेक्टर कितना है 3i कैप प्लस 4j कैप, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आया 5। तो अब मैं आपसे पूछूं कि यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि यूनिट वेक्टर बराबर यूनिट वेक्टर इक्वल टू 3i कैप डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाई 5। भाई मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइड बाई 5 है, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 3i कैप बाई 5 प्लस 4j कैप बाई 5। अब आप कहोगे सर ये तो हमें यूनिट वेक्टर नहीं लग रहा है,
ये तो हमें यूनिट वेक्टर नहीं लग रहा है। भाई यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी आई? यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू आई है वो आई है 3i कैप डिवाइड बाई 5 प्लस 4j कैप डिवाइड बाई 5। आप कहोगे सर ये तो हमको यूनिट वेक्टर लग ही नहीं रहा है। भाई यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। तो अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लें और इसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा तो यूनिट वेक्टर है। तो आओ चेक करते हैं। हम क्या करेंगे भाई? हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? हमने कहा भाई एक काम करो, अंडर रूट लो और सबका स्क्वायर कर दो। बोला ठीक है सर, ऐसे ही करते हैं, अंडर रूट लेते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। प्लस 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई। होगा कि नहीं होगा? मतलब इसको मैं ऐसे बोल देता हूँ, मैं आपको इसको ऐसे बोल देता हूँ, 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। प्लस 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप करके देखो कितना आ रहा है। ये हो जाएगा अंडर रूट 9/25 प्लस 16/25। ये हो जाएगा अंडर रूट 25/25। 25/25 क्या होता है? 1। तो यानी यूनिट वेक्टर जो निकल रहा है ना भाई, ये जो हमारा यूनिट वेक्टर है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। यानी यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आ गया वो कितना आ गया? 1 आ गया। तो इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर है। देख के तो नहीं लग रहा है कि यूनिट वेक्टर है, पर जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 1 आएगा। अब ये हर बार करने की जरूरत नहीं है, ये आप चेक कर सकते हो। या आप चेक कर सकते हो कि आपने सही किया कि नहीं किया है। आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर निकालते कैसे, बस। अब मान लो मैं एक क्वेश्चन आपके सामने ऐसे दूं, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने ऐसे दूं कि भाई हमारे सामने एक बी वेक्टर है, ये बराबर है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। बताओ क्या ये यूनिट वेक्टर है? बताओ क्या ये यूनिट वेक्टर है? तो यूनिट वेक्टर ये तब होगा जब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। आप देखो क्या इसकी मैग्नीट्यूड 1 है? हम कहेंगे भाई निकाल लो। कैसे निकालेंगे? हमने कहा भाई इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? आप बोलोगे इसका इंडिविजुअल का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर। भाई अगर ये ऐसे लिखा हुआ है बी वेक्टर इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप, तो मेरा क्वेश्चन है इज इट यूनिट वेक्टर? क्या ये यूनिट वेक्टर है? तो आप बोलोगे कि ये यूनिट वेक्टर तब होगा जब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? जब इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो हमने कहा कैसे पता करेंगे? आप एक काम करो, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो क्या मैं इस बी वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूँ? क्या मैं इस बी वेक्टर को ऐसे लिखता हूँ 1i कैप प्लस 1j कैप प्लस 1k कैप? जी सर बिल्कुल लिख सकते हो। अब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल लूँ भाई, कैसे निकालूंगा? मैं कहूँगा अंडर रूट लो, सबका स्क्वायर कर दो। बोलो हाँ या ना? जी मास्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो बेटा ये कितना आ जाएगा? b बराबर आ जाएगा अंडर रूट 3। इसका मतलब ये वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं है, इट इज़ नॉट यूनिट वेक्टर, इट इज़ नॉट यूनिट वेक्टर। तो हम कहें अगर ये यूनिट वेक्टर नहीं है और मान लो ये वेक्टर गिवन है, तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा? ये यूनिट वेक्टर नहीं है, पर मान लो इसका यूनिट वेक्टर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो मान लो आपके सामने वेक्टर लिखा हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो ये तो यूनिट वेक्टर नहीं है, अभी हमने देखा ये यूनिट वेक्टर नहीं है। पर मान लो ये वेक्टर दे करके तुमसे क्वेश्चन पूछे फाइंड यूनिट वेक्टर, इसका आप यूनिट वेक्टर निकालो, तो कैसे निकालोगे? तो अभी आपने मेरे साथ एक फार्मूला पढ़ा है कि यूनिट वेक्टर बराबर क्या होता है? यूनिट वेक्टर बराबर क्या होता है? यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड। जो वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो उसको, वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा? हमको मिल जाएगा यूनिट वेक्टर। आप कहोगे कैसे? मैं कहूँगा ऐसे। कैसे भाई? मान लो वेक्टर लिखा हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये हमारा वेक्टर है और इसके मैग्नीट्यूड से हम इसको डिवाइड कर देंगे। भाई इसका मैग्नीट्यूड तो अभी हमने निकाला है, कितना हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड? इसका हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका हो जाएगा अंडर रूट 3। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा अंडर रूट 3। तो वेक्टर लिखा, इसके मैग्नीट्यूड से हमने डिवाइड कर दिया। अब हमें जो मिलेगा वो हमें क्या मिला? अब हमें मिला इसका यूनिट वेक्टर। यानी इसका यूनिट वेक्टर कितना है? इसको मैं लिख सकता हूँ आई कैप बाई रूट 3, है ना, प्लस जे कैप बाई रूट 3 प्लस के कैप बाई रूट 3। भाई इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो हमारी यूनिट वेक्टर की वैल्यू आई वो कितनी आ गई? यूनिट वेक्टर की वैल्यू आ गई आई कैप बाई रूट 3, जे कैप बाई रूट 3, के कैप बाई रूट 3। अब आपको दिख तो नहीं रहा होगा यूनिट वेक्टर, पर मान लो अगर आपको पता करना है कि यूनिट वेक्टर है कि नहीं है, वैसे ही यूनिट वेक्टर है, क्योंकि अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 1 आएगा। अब कहोगे सर हमको विश्वास नहीं हो रहा, भरोसा नहीं हो रहा, अब करके दिखाओ। तो भाई तुम्हारे भरोसे के लिए ना
मैं तुमसे ये बोलता हूँ कि अगर तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा है, तुम्हें दिख नहीं रहा है, तो एक काम करो, इसका आप मैग्नीट्यूड निकाल लो। आप बोलोगे कैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं? मैंने कहा भाई सिंपल है, अंडर रूट लो, सबका स्क्वायर कर दो। तो ये आई कैप बाई रूट 3 है, तो इसको मैं क्या, यहाँ पे आई कैप के आगे 1 लगा लो, सबके आगे 1 लगा लो, 1 1। भाई कुछ नहीं लिखा है तो 1 लगा लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, आई कैप जे कैप के तो हट जाएगा, तो हो जाएगा 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर। भाई रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा। रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 ये हो जाएगा अंडर रूट 3/3। क्या इसको मैं 1 बोलूँगा? बिल्कुल बोलूँगा। मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है ये 1 है, इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर है। तो कोई भी वेक्टर अगर आपके सामने आएगा और आपको यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो एक काम करना, उसका जो वेक्टर है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, आपको जो वेक्टर मिलेगा वो यूनिट वेक्टर मिलेगा। बोलो मेरी बात क्लियर है? इतनी चीजें क्लियर है भाई, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट इसमें तो नहीं है? बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर की, कि वेक्टर का कंपोनेंट कैसे लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। वेक्टर का कंपोनेंट कैसे लेते हैं इसको हम लोग सीखेंगे। वेक्टर का कंपोनेंट कैसे लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास में 2 वेक्टर हों, एक वेक्टर ये हो और एक वेक्टर ये हो, एक वेक्टर ये हो और एक वेक्टर ये हो, ठीक है भाई। ये मान लो 2 एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस है और एक मान लो वाई एक्सिस है। अब एक मान लो मैंने वेक्टर बनाया ऐसे, एक वेक्टर मैंने बनाया मान लो बी वेक्टर, और ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो आपको कंपोनेंट लेना आना चाहिए। अब इस बार क्या होगा, इस बी वाले वेक्टर का 2 कंपोनेंट होगा, एक एक्स एक्सिस में होगा और एक वाई एक्सिस में होगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मान लो ये जो बी वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका 2 कंपोनेंट होगा, एक एक्स एक्सिस में कंपोनेंट होगा, एक वाई एक्सिस में कंपोनेंट होगा। अगर मैं तुमसे कहूं इस बी वाले वेक्टर का एक्स एक्सिस में कितना कंपोनेंट होगा, यानी बी वेक्टर का एक्स एक्सिस में कितना कंपोनेंट होगा, तो आप बोलोगे बी कॉस थीटा। क्या बोलोगे? बी कॉस थीटा। मतलब इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, इस तरफ आएगा, इसको मैं इस कलर से बना दे रहा हूं, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी बी कॉस थीटा। और इस वाले वेक्टर का एक इस तरफ कंपोनेंट जाएगा, इस तरफ, इसको मैं दूसरे कलर से बना देता हूं, तो इसको मैं बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा, इसको मैं क्या बोल दूंगा, इसको मैं बोल दूंगा बी साइन थीटा। इसको क्या बोलूंगा, जो b का कंपोनेंट y डायरेक्शन में होगा वो क्या होगा, b साइन थीटा। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये बात आपको याद रखनी है कि x एक्सिस की तरफ अगर इफ एंगल इज मेड, इफ एनी वेक्टर इज मेकिंग थीटा डिग्री विथ x एक्सिस, मेकिंग थीटा विथ x एक्सिस, तो भैया then x axis will have cos theta of that vector। उस वेक्टर का cos थीटा होगा x एक्सिस में। अगर कोई भी वेक्टर x एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है तो उसका उस तरफ क्या होगा, cos थीटा होगा। जैसे ये b वाला वेक्टर x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा था तो उधर क्या हो जाएगा, b cos थीटा, और दूसरे वाले एक्सिस में क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब मैं आपको ना इसको एक और बार समझाता हूँ, मैं इसको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाली एक्सिस कौन सी है भाई, ये वाली वाई एक्सिस है, और यहाँ पे कोई वेक्टर है डी वेक्टर, कोई वेक्टर क्या है, डी वेक्टर है। इस बार ये थीटा एंगल बना रहा है वाई एक्सिस के साथ, तो इस बार इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा इस तरफ, एक कंपोनेंट होगा इसका इस बार इस तरफ, और एक कंपोनेंट इसका हो जाएगा इस बार इस तरफ। यानी जब भी कोई वेक्टर थीटा एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ या वाई एक्सिस के साथ तो उसका 2 कंपोनेंट हो जाता है, एक एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस में। अब जिस एक्सिस के साथ एक थीटा एंगल बना रहा है, मान लो डी वाला वेक्टर वाई एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो अगर मैं डी वाले वेक्टर का वाई कंपोनेंट लिखूंगा तो ये हो जाएगा डी साइन थीटा। क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा। पिछली बार वो ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा था तो इधर आ गया था ए कॉस थीटा। जो वेक्टर जिधर थीटा एंगल बनाएगा उस तरफ क्या आएगा,
उस तरफ आएगा cos थीटा, मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, क्या हो जाएगा इस तरफ आ जाएगा d cos थीटा, ठीक। और इस तरफ क्या हो जाएगा d इन x एक्सिस क्या हो जाएगा d sin थीटा। अगर मैं ऐसा वेक्टर बनाता, एक वेक्टर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, y एक्सिस है, मान लो यहाँ पे एक वेक्टर है फोर्स का और वो थीटा एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ, तो अब इस फोर्स का जो x एक्सिस वाला कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा f cos थीटा, यानी जिधर थीटा एंगल बनेगा उधर क्या आएगा cos, और जिधर थीटा एंगल नहीं बनेगा, जैसे इस तरफ थीटा एंगल नहीं बन रहा है, इस तरफ जो फोर्स का कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा f cos थीटा, और इस तरफ थीटा एंगल नहीं बना रहा ना y एक्सिस के साथ, तो इधर क्या आएगा, इधर आएगा f sin थीटा। तो y डायरेक्शन में आ जाएगा f sin थीटा, x डायरेक्शन में आ जाएगा f cos थीटा। जिधर थीटा होगा, जिस एक्सिस के साथ थीटा बनेगा उधर हमेशा क्या आएगा cos, और जिधर से थीटा नहीं बनेगा उधर से क्या आएगा sin। ये होता है वेक्टर कंपोनेंट। वेक्टर का कंपोनेंट लेना बोलो सीख गए, बिल्कुल सीख गए। अब इसके ऊपर ना मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ। कैसा क्वेश्चन करा देता हूँ भाई, मैंने कहा मान लो हमारे पास में एक x एक्सिस है और एक y एक्सिस है, एक मान लो x एक्सिस है और एक मान लो हमारे पास y एक्सिस है। अब यहाँ पे मान लो एक वेक्टर मैंने बनाया, फोर्स का वेक्टर बनाया, फोर्स का वेक्टर बनाया F इक्वल टू 10 न्यूटन, और ये 45 डिग्री बना रहा है। ये कितना डिग्री बना रहा है, ये काम करते हैं 30 डिग्री बना रहा है x एक्सिस के साथ। तो मैं तुमसे बोलूंगा फाइंड, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स, क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स इन x एक्सिस एंड y एक्सिस। भाई इस बार x एक्सिस और y एक्सिस दो कंपोनेंट में टूटेगा, एक x एक्सिस का, एक फोर्स का x एक्सिस में कंपोनेंट आएगा, एक y एक्सिस में कंपोनेंट आएगा। तो इस x और y एक्सिस में फोर्स की वैल्यू कितनी होगी वो बताओ। तो आप कहोगे जिधर की तरफ, अब इस बार ये जो थीटा एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ बना रहा है, तो मतलब जिस तरफ थीटा बनाता है सर, जिस तरफ, जिसके साथ, जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है उधर आता है cos थीटा, तो इधर क्या हो जाएगा f cos थीटा, और जिस तरफ थीटा एंगल नहीं बनाता है उधर क्या आता है sin थीटा, तो इधर क्या हो जाएगा भाई, इधर हो जाएगा f sin थीटा। बोलो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। तो मैं तुमसे पूछूं fx की वैल्यू कितनी होगी, ये होगा f cos थीटा। फोर्स की वैल्यू कितनी है 10, तो इधर हो जाएगा 10 cos थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है भाई, बोलो भाई, फोर्स की वैल्यू है 10 न्यूटन और ये 30 डिग्री बना रहा है x एक्सिस के साथ, तो इधर हो जाएगा f cos थीटा। f की वैल्यू कितनी है 10, cos थीटा कितना हो जाएगा 10 cos 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा x एक्सिस का फोर्स। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है, 10 और cos 30 कितना होता है, ये तो होता है √3/2, तो कितना हो जाएगा f इन x कंपोनेंट आ जाएगा 5√3 न्यूटन। कितना हो जाएगा 5√3 न्यूटन। बोलो इतनी बात क्लियर है। अब मैं तुमसे पूछूं f इन y डायरेक्शन कितना होगा, तो भाई इसके y के साथ तो थीटा एंगल थोड़ी बना रहा है, ये तो x के साथ बना रहा है, तो जिस तरफ थीटा एंगल नहीं बनाता उधर क्या आता है sin थीटा, तो इधर की तरफ हो जाएगा f sin थीटा। फोर्स कितनी है 10, sin थीटा की वैल्यू कितनी है, बोलो sin थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री है ना, तो sin 30 कितना हो जाएगा 10, sin 30 कितना होता है 1/2 है ना, तो ये हो जाएगा 10 sin 30, 10 sin 30 डिग्री, 10 sin 30 कितना होता है 1/2, तो इधर कितना आ जाएगा 5, तो f इन y डायरेक्शन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 न्यूटन, इधर आ जाएगा 5√3 न्यूटन, इधर आ जाएगा 5 न्यूटन। तो ऐसे हम वेक्टर का कंपोनेंट लेते हैं भाई। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है। अब हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। क्या हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है भाई। तो एडिशन ऑफ वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा ना, एडिशन समझाते समझाते मुझे एक चीज़ याद आ गई। जब हम लोग स्कूल में रहते थे और जब हम अपने 12th क्लास में थे, तो क्या होता था, जब छोटे छोटे बच्चे रहते थे तो उनका बर्थडे होता था, तो अपने बर्थडे के अंदर नए नए कपड़े पहन के आते थे। जब भी स्कूल में किसी बच्चे का जन्मदिन होता था तो क्या करता था वो लड़का, बढ़िया से कपड़े वपड़े पहन के आता था। उस दिन ड्रेस नहीं पहन के आना होता था, आप लोगों के स्कूल में भी होता होगा। तो वो बच्चे आते थे, उनके हाथ में एक ट्रे रहती थी और उसमें खूब सारी टॉफ़ी और चॉकलेट भरा रहता था। तो हमारी क्लास में वो आते थे और हम फ्रंट सीट पे बैठते थे, तो हमारे सर लोगों को टॉफ़ी देते थे। तो हम लोग सोचते थे
कि अगर इस बच्चे को हैप्पी बर्थडे बोल दिया, जैसे तो कन्विंस कर लिया, हेलो हेलो बाबू कैसे हो, हैप्पी बर्थडे, तो हो सकता है वो टॉफ़ी हम लोगों को भी दे दे। तो पूरी क्लास को भाई ये एक्साइटमेंट रहती थी कि वो लड़का आता है और देखते हैं किस भैया और किस दीदी को टॉफ़ी देता है। तो हम लोग क्या करते थे, मान लो हम लोग देख रहे हैं कि वो वहाँ से आ रहा है, तो हम लोग जाएंगे बाहर, हम बोलेंगे अच्छा आज तुम्हारा बेटा हैप्पी बर्थडे है, हाँ 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 टॉफ़ी खिलाओ टॉफ़ी खिलाओ, और निकालते थे टॉफ़ी और खा लेते थे। मतलब इस तरीके से हम लोग करते थे। चॉकलेट रखा है, मान लो हम लोग ने डेयरी मिल्क का चॉकलेट है, तो हम लोग गए बोले हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे बाबू, और चॉकलेट टॉफ़ी निकाले खा लिए। तो ऐसे हम लोग करते थे, बड़ा मज़ा आता था भाई, उसका एक अलग ही फीलिंग होता था, बहुत मज़ा आता था। फिलहाल अभी बात करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर की, कि वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं। तो वेक्टर एडिशन मींस कंबाइनिंग 2 or more वेक्टर्स टू गेट अ रिजल्टेंट वेक्टर। आप 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर को कंबाइन करो, वेक्टर एडिशन मतलब, वेक्टर एडिशन का मतलब होता है 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर को जोड़ो आप। 2 वेक्टर को मान लो जोड़ना हो तो कैसे जोड़ोगे, है ना। मान लो एक वेक्टर लिखा है, एक वेक्टर है, एक वेक्टर की वैल्यू है 2i कैप, है ना, और एक वेक्टर है 3j कैप, 3j कैप, और 2i कैप और 3j कैप को जोड़ो, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो कैसे जान पाओगे वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं। अब हमको ये सीखना है। मान लो एक वेक्टर है 2i कैप और एक वेक्टर है भाई, एक वेक्टर है, जैसे मान लो अगर मैं आपसे सिंपल सी बात बोलूं कि अगर मैं आपसे ये पूछता कि भाई मान लो एक सरफेस है और इस सरफेस पे एक ब्लॉक रखा है, क्या रखा हुआ है, इस सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब अगर ये ब्लॉक रखा हुआ है तो एक इस तरफ से हम फोर्स लगाएंगे, इस तरफ से फोर्स मान लो लगा रहे हैं 5 न्यूटन की, और एक फोर्स इसके ऊपर हम और लगा रहे हैं, और ये फोर्स हम लोग लगा रहे हैं 2 न्यूटन की। ये जो फोर्स लगा रहे हैं कितनी की लगा रहे हैं, ये जो फोर्स लगा रहे हैं ये 2 न्यूटन की लगा रहे हैं। ऊपर वाली फोर्स 5 न्यूटन की है, नीचे वाली फोर्स 2 न्यूटन की है। मैं तुमसे कहूँ इसका नेट फोर्स कितना होगा, यानी रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, इसको जोड़ो आप। इसको मैं बोल देता हूँ F1, इसको बोल देता हूँ F2। कितना पतला लिख रहा हूँ, दिख रहा है। हाँ, तो अगर मैं तुमसे कहूँ F नेट बताओ हमें, F नेट मतलब आप F1 और F2 को जोड़ो, बताओ कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर F1 तो है 5 न्यूटन और F2 है 2 न्यूटन, तो ये हो जाएगा 7 न्यूटन। बोलो हाँ या ना, बता दोगे। अच्छा मैं आपसे सीधा ये बोलता कि आप एक काम करो, एक ब्लॉक को रखो, इधर से लगाओ 5 न्यूटन इस तरफ से, और एक इधर से भी लगाओ 5 न्यूटन। अब आप बताओ, इधर से मान लो 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, और इधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो जो वेक्टर का विद्वान आदमी होगा वो बोलेगा कि इस बार सर जो नेट फोर्स होगी F नेट होगा वो क्या होगा, इस बार जो नेट फोर्स होगी वो क्या होगी, वो 0 होगी। इस बार नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि एक इस तरफ है पॉजिटिव डायरेक्शन में तो एक +5 न्यूटन, एक इस तरफ है नेगेटिव डायरेक्शन में तो हो जाएगा -5 न्यूटन। ये क्या हो जाएंगे, इनका जो नेट फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा। ये तो आपको आता है, ये तो बेसिक चीज़ है, ये तो क्लास 9 का बच्चा भी बता देता है। ये चीज़ आपको क्लियर है ना। देखो अगर कोई फोर्स प्लस एक्सिस में लगती है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव का, तो जैसे मान लो 5 न्यूटन इधर लगा तो लिखेंगे +5 न्यूटन। पर अगर मान लो ये फोर्स माइनस के एक्सिस में लगे, इस तरफ मतलब माइनस के एक्सिस, तो इसको लिखेंगे फोर्स इक्वल टू -5 न्यूटन। क्या लिखते हैं, -5 न्यूटन। तो अब अगर आप नेट फोर्स जोड़ोगे, तो ये हो जाएगा F1 + F2, हो तो जाएगा F1 + F2, हो तो जाएगा F1 + F2, पर एक है +5 न्यूटन और एक है भैया -5 न्यूटन, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ओवरऑल जो नेट फोर्स आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 0। तो जब दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लगते हैं तो घट जाते हैं, ये भी 5 है ये भी 5 है, तो घट के 0 हो जाएंगे, और जब सेम डायरेक्शन में लगते हैं तो जुड़ जाते हैं। ये तो आपको पता है। पर मैं अगर आपसे ये बोलूँ, ठीक है इतना तो भाई वेक्टर का बेसिक नॉलेज सबको पता होता है, ये चीज़ सबको पता होती है, तो इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं है। अब मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूँ वो आप जरा देखिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मान लो हमारे पास में एक ब्लॉक है और इधर लग रही है एक फोर्स 5 न्यूटन की और एक फोर्स लग रही है इससे 60 डिग्री पे 3 न्यूटन की, इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। अब बताओ नेट फोर्स कितना होगा, तो अब आप नहीं बता पाओगे। इसके लिए आपको वेक्टर का एडिशन होना चाहिए कि कैसे दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकलता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो इसी वजह से हम पढ़ते हैं कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर को ऐड करके उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक है पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन,
और एक होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दोनों को देखेंगे, आराम आराम से देखेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या बोलता है भाई, इसको मैं समझाता हूँ। इसको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि वेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है जिससे बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग हम कर सकते हैं। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर कैन टेक प्लेस, मतलब आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कैन टेक प्लेस कि मान लो भाई दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर मान लो हमारा ऐसा है, ऐसे, ठीक है। तो इस वेक्टर को मैं उठाऊं यहां से, कहां चला गया यार, गायब, कहां गया, कहां गए वो दिन जिनको है याद है, कहां गया किताब वो जो हमें न याद है। आ गया बे। जैसे मान लो ये वेक्टर है, अब इसको मैं उठाऊं यहां से और इसको मैं यहां बना दूं, इसको मैं इधर की तरफ लाके बना सकता हूं। मतलब यहां पे ये सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है यार, पता नहीं क्यों गायब हो जा रहा है, टेक्नोलॉजिया हो गया। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मान लो एक वेक्टर ये है 5 न्यूटन का, इधर ये वेक्टर है। अब इसको चाहूं तो मैं यहां से उठा के यहां ले आऊं, मतलब एक जगह पे ऐसे बना दूं, तो पैरेलल इसकी शिफ्टिंग कर सकते हैं। इसको मैंने उठा के यहां, इसको मैंने उठाया, उसको यहां ला दिया, अब ये क्या हो गया, यहाँ से गायब हो गया, उसको यहाँ से उठा के यहाँ ले आया। तो हमने क्या किया, हमने इसको जब यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया तो हमने पैरेलल शिफ्टिंग की ना। या मान लो कोई वेक्टर यहाँ है, इसको मैं उठा के यहाँ नीचे ला दूँ तो भी मैंने क्या किया, पैरेलल शिफ्टिंग किया। तो पैरेलल शिफ्टिंग वेक्टर की हो सकती है, बस इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, हम क्या कहना चाहते हैं। वेक्टर को जोड़ने का एक तरीका होता है जिसे बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या कहता है, ये कहता है भाई कि अगर दो वेक्टर हैं और वो सेम पॉइंट से ओरिजिनेट कर रहे हैं तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो डायगोनल उनका रिप्रेजेंट करेगा। अब ये क्या कहना चाहते हैं मैं आपको समझाता हूँ। मान लो कि कोई एक वेक्टर है, कोई एक वेक्टर है ऐसे, ये, और कोई एक वेक्टर है ये ऐसे है, ऐसे, या मान लो इनको मैं ऐसे बोल देता हूँ कि कोई एक वेक्टर ये है और कोई एक वेक्टर मान लो ये है बी। इस वेक्टर को बोल देता हूँ वेक्टर ए और इसको बोल देता हूँ वेक्टर बी। अब इन दोनों वेक्टर को हमें जोड़ना है, इनकी कुछ वैल्यू होगी, इनकी कुछ वैल्यू होगी, इन दोनों वेक्टर को हमें जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, हमने कहा अगर हम इनको जोड़ना चाहते हैं, इनका रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं तो पहले एक काम करना पड़ेगा, इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे, या एक काम करें इसको खिसका के यहाँ कर दें, इसकी पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं, इसको खिसका के यहाँ कर दें, या इसको पैरेलली शिफ्ट करा दें। यहाँ पे पैरेलल शिफ्टिंग वेक्टर की होती है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने देखा कि ए वेक्टर यहाँ है, बी वेक्टर यहाँ है, तो हम एक काम करेंगे, इस बी वेक्टर को लाएंगे, इस बी वेक्टर को लाएंगे और इसको यहाँ पे ला करके रख देंगे। कहाँ पे ला के रख देंगे, यहाँ पे। इस बी वेक्टर को उठाया और हमने ला करके रख दिया। तो दो वेक्टर मान लो, एक वेक्टर है, ये वेक्टर था ए, और एक वेक्टर बी कहीं ऐसे पड़ा था, इसकी पैरेलल शिफ्टिंग कराए और ला के यहाँ पे रख दिए। कुल मिलाकर हमने देखा यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसके टेल से टेल को जोड़ दिया। पैरेललोग्राम लॉ में आपको एक बात याद रखना है, पहली बात, या तो हेड से हेड को जोड़ दो या तो टेल से टेल को जोड़ दो, बस। तो यहाँ पे हमने किससे जोड़ा है, टेल से टेल को जोड़ा है। जब भी कभी पैरेललोग्राम लॉ से वेक्टर एडिशन करना हो, चाहे पैरेललोग्राम लॉ से करो चाहे ट्रायंगल लॉ से करो, रिजल्टेंट सेम ही आएगा। पर आपको याद रखना है जब भी कभी पैरेललोग्राम लॉ से वेक्टर को ऐड करना है तो टेल से टेल को क्या कर दो, जोड़ दो। ताल से ताल मिला, गाना सुने हो ना, सुनाऊं क्या, गाना सुनाऊं, ताल से ताल मिला, सुनाता हूं, सुनाता हूं भाई, सुनाता हूं। पहले तो पर आपको याद रखना है जब भी कभी पैरेललोग्राम लॉ से वेक्टर को ऐड करना है तो कितने लोग देख रहे हैं भाई, मजा आ गया है ना। ताल से ताल मिला गाना सुना है आप लोगों ने, मैं सुनाता हूं आपको। ताल से ताल मिला, ताल से ताल कैसे मिलाते हैं मैं सुनाता हूं आपको, ये गाना सुने हो।
आ आ आ ताल से ताल मिला, ताल से ताल मिला, मतलब टेल से टेल को मिलाना है, टेल से टेल को मिलाना है। तो पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन से जब भी कभी आप वेक्टर को ऐड करोगे तो टेल से टेल को मिलाओगे, बस दैट्स इट, है ना। अब जैसे आपने दो वेक्टर को जोड़ना है, उसको टेल से टेल मिला लिया, अब आपको एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेना है। देखो आपको एक पैरेललोग्राम कंप्लीट होता हुआ दिखेगा, बिल्कुल होता हुआ दिखेगा। कैसे दिखेगा भाई, हमने कहा देखो भाई एक पैरेललोग्राम लॉ बना लो। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं, हमने कहा बिल्कुल। अब इस पैरेललोग्राम का जो रिजल्टेंट होगा ना इन सेम डायरेक्शन, वो किसको देगा, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, डायगोनल यही तो होगा, यही तो होगा इसका डायगोनल। मेरे से सही से बना नहीं है, आप सही से बना सकते हो उसको, है ना। तो ये जो इसका डायगोनल है ना, यही किसको देगा, यही देगा इसके रिजल्टेंट को। यही लिखा हुआ है कि अगर दो वेक्टर ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम पॉइंट, देखो एक ये वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, ये दोनों सेम पॉइंट से निकल रहा है ना, ओरिजिनेट कर रहे हैं सेम पॉइंट से, तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, यानी इसको जोड़ने पे क्या वैल्यू मिलेगी उसको बोलेंगे इसका रिजल्टेंट, वो इसका क्या बताएगा, इसका डायगोनल बताएगा। ये कहता है पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। चाहे तुम जिस लॉ से जोड़ो, चाहे पैरेललोग्राम से जोड़ो, चाहे ट्रायंगल लॉ से जोड़ो, वेक्टर ऐड हो गई, आंसर सेम आएगा। अब जल्दी से आओ एंगल बिटवीन द वेक्टर देख लेते हैं भाई, फिर हम चलेंगे ट्रायंगल लॉ पे। जैसे मान लो ये वेक्टर है ए और एक वेक्टर है मान लो बी, है ना। अब मान लो ये वेक्टर ऐसा बना हुआ है ना, एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, और इनके बीच का मान लो एंगल है 30 डिग्री, और मुझसे कोई कहे कि हमें बताओ क्या ये एंगल सही है ए और बी के बीच का, तो मैं कहूँगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर हमें एंगल बिटवीन द वेक्टर निकालना है तो हेड को हेड से या तो टेल को टेल से जोड़ो। तो तुम देखो इसका हेड टेल से जुड़ा है, तो अब एंगल बिटवीन द वेक्टर नहीं निकल सकता। हम कहेंगे कैसे निकलेगा, हमने कहा इस ए वेक्टर को ऐसे ही रहने दो और इस बी वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग कर दो, मतलब ये यहाँ पे था ऐसे ऐसे ऐसे, अब इसको खिसका के इधर ले आओ। पहले यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना रहा था, बोलोगे हाँ, तो हमने कहा ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा था ए के साथ, तो हम कहेंगे ये वाला जो एंगल होगा ना, जब हम इसको टेल टू टेल जोड़े तब जो एंगल होगा वो होगा एंगल बिटवीन द वेक्टर। तो हम कहेंगे ये कैसे निकलेगा, तो हम कहेंगे काम कर लो भाई, इस वाले वेक्टर को आगे ले आओ, जैसे इसको आगे ले आओगे इसको यहाँ से पैरेलल शिफ्टिंग कराओगे, इसको मैंने यहाँ से उठाया और इसकी पैरेलल शिफ्टिंग करा दी, अब टेल से टेल जुड़ गया। जैसे ही टेल से टेल जुड़ गया, अब अगर हमें थीटा एंगल निकाल दें तो ये हो जाएगा एंगल बिटवीन द वेक्टर। तुम कहेंगे कैसे निकलेगा, तो हम कहेंगे थीटा प्लस 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई, ये पूरा 180 है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 डिग्री। मतलब इस बार ए और बी के बीच का एंगल कितना है, ये हो जाएगा 150 डिग्री एंगल। तो जब कभी एंगल बिटवीन द वेक्टर निकलना हो, जब कभी थीटा निकालना हो और क्वेश्चन तुमसे बोले फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर, क्वेश्चन क्या बोलेगा, क्वेश्चन बोलेगा फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर, तो आपको खुश नहीं होना है, तो आपको या तो हेड से हेड को मिलाना है ना, या तो टेल से टेल को मिलाना है। तो यहाँ पे हेड और टेल मिला था, तो ये इसके बीच का एंगल नहीं है ना। अब इसको हम लोग निकालते हैं मेथड से। एक दूसरा क्वेश्चन कराऊं ताकि आपको जोरदार फील आए। मान लो भाई, मान लो कि ये हमारा एक हमारा मान लो बी वेक्टर है और ये मान लो सी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल, चलो एक काम करते हैं, इसको बदलते हैं, समझाते हैं हम क्या कहना चाहते हैं। मान लो कि हमारा एक ए वेक्टर है और एक मान लो हमारा ऐसे बोल देते हैं बी वेक्टर है, ऐसे है मान लो, ये मान लो ऐसे है। अब मैं तुमसे कहूँ इनके बीच का जो एंगल है मान लो 120 डिग्री है, और तुमसे कोई ये मान लो वेक्टर ए है और ये तुमसे कोई कहे वेक्टर बी है, तो तुमसे क्वेश्चन पूछे फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी, तो तुम खुश होकर के 120 डिग्री जवाब मत देना भाई कि सर जी ये तो दिख रहा है आसान सवाल, ऐसा नहीं होता है। हम क्या करेंगे, ये देखो टेल से हेड जुड़ा है और टेल से हेड जुड़ा होता है तो एंगल नहीं निकालते हैं। अगर आपको एंगल निकालना है तो या तो हेड से हेड जुड़ा हो या तो टेल से टेल जुड़ा हो, तो हेड टू टेल से एंगल नहीं निकलेगा, हेड टू टेल से एंगल नहीं निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, हमने कहा पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर होती है, तो हमने कहा एक काम कर दो, इसको आप शिफ्ट कर दो, यहाँ से इसको उठाओ और नीचे ले आओ। तो जब इसको यहाँ से नीचे लाएंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा भाई, इसको मैंने उठाया और यहाँ ला दिया, तो इसको मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया। नीचे शिफ्ट करने का मतलब क्या, ये एंगल तो हमें गिवन था, ये एंगल तो गिवन था भैया कि जब ये वेक्टर यहाँ पे था
तो इसका 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। पर अब इसकी पैरेलल शिफ्टिंग करा दी, मैं इसको नीचे ले आया, तो जैसे ही नीचे लाया तो देखो टेल से टेल जुड़ गया। अब जैसे ही टेल से टेल जुड़ गया तो हम कहेंगे अब एंगल बिटवीन द वेक्टर हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? हमने कहा ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आप कहोगे बिल्कुल होगा सर, हम कहेंगे बिल्कुल होगा। तो ये पूरा एंगल होगा 180 डिग्री। 120 प्लस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 120 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो यानी जो 60 डिग्री होगा वो होगा एंगल बिटवीन द वेक्टर। तो एंगल तब निकलता है जब टेल से टेल को जोड़ो या हेड से टेल को जोड़ो। ठीक है, तो अब आपको खैर ये तो समझ में आ गया होगा कि दो वेक्टर है और पैरेललोग्राम लॉ से हमें इनको ऐड करना है। तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, उसका जो रिजल्टेंट होगा वो हमको वेक्टर को ऐड करके आंसर आ जाएगा। दशरथ राम भाई, हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप? बिल्कुल आपका स्वागत है दशरथ राम जी, है ना? ऐसे ही पढ़ते रहो मस्ती से। राम राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब भाई एक और चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। एंगल बिटवीन द वेक्टर समझाने के लिए आपको मैं समझाना चाहता हूं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम लोग जो चीज पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे भाई? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन खत्म कर दिया, अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है भाई? देखो, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में ऐसा नहीं है कि हेड से हेड को जोड़ो, टेल से टेल को जोड़ो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि मान लो हमारे पास में कोई वेक्टर है ए, मान लो कोई हमारे पास में एक वेक्टर है ए, बिल्कुल ठीक बात है, और कोई वेक्टर है बी, ठीक है, कोई वेक्टर है बी, और हमें उनका क्या निकालना है? हमें उनका निकालना है रिजल्टेंट, यानी हमें उन्हें जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? तो ये कहता है, अब इस बार ना ट्रायंगल लॉ में हेड से हेड को जोड़ने की जरूरत नहीं है, हेड से हम टेल को जोड़ के भी वेक्टर निकाल सकते हैं, मतलब रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो ट्रायंगल लॉ में क्या होता है? वेक्टर को हेड से टेल जोड़ना होता है। इसका मान लो हेड ये है, तो इसके हेड से टेल को जोड़ दो। अब इतना लफड़ा होता नहीं है, एक बार सीख लो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। पैरेललोग्राम लॉ से जब वेक्टर एडिशन करोगे, कैसे करोगे वो आगे समझा दूंगा, पर इसमें क्या होगा? इसमें हेड से हेड को जोड़ना पड़ेगा, टेल से टेल को जोड़ना पड़ेगा। पर ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन में हेड से टेल को जोड़ सकते हो। अब क्या कहता है? ये कहता है दो वेक्टर जिन्हें जोड़ना है उनको उनके हेड से उसके टेल को अटैच कर दो, और जो थर्ड साइड होगा, है ना, थर्ड साइड जो इसका बनेगा, ये वाला लंबी साइड, इसको जोड़ोगे जब, ये वाला जो होगा, ये इसकी किसको बताएगा? रिजल्टेंट को बताएगा। यही कहता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, एक ये वेक्टर एक ये वेक्टर, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज टू साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर टिप टू टेल, मतलब हेड से टेल, टिप टू टेल मतलब हेड से टेल, देन द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल ड्रॉन द टेल टू द फर्स्ट टिप ऑफ द सेकंड रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेक्टर। एक हेड से एक को टेल जोड़ा तो जो थर्ड साइड है इन द सेम ऑर्डर वो किसको बताएगा? रिजल्टेंट को बताएगा। ठीक है, बोलो इतनी बातें क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये किसको बता रहा है? ये बता रहा है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का रूल। अब देखो भाई कैसे करते हैं, कैसे जोड़ते हैं इन चीजों को, इसको मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर बाद। इसको मैं आपको जस्ट समझाता हूं कि देखो दोनों से जोड़ सकते हो, चाहे पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ो चाहे ट्रायंगल लॉ से। भाई पैरेललोग्राम होता था तो हम लोग क्या करते थे? एक वेक्टर लेते थे ए, और मान लो एक दूसरा वेक्टर है बी जिसे हमें जोड़ना है, मान लो ये ऐसे है, तो इस बार हमें इसके हेड से हेड को जोड़ना पड़ता था, है ना, मतलब टेल से टेल को जोड़ना पड़ता था, ये हेड से हेड को जोड़ना पड़ता था पैरेललोग्राम में। तो मान लो मैंने टेल से टेल जोड़ा, अब तुम्हें देखो एक पैरेललोग्राम बनता हुआ दिखेगा, आप कहोगे बिल्कुल बनेगा। अब इसका जो रिजल्ट, जो इसका डायगोनल होगा वो किसको बताएगा? वो रिजल्टेंट को बताएगा, यानी इसकी रिजल्टेंट की जो वैल्यू होगी, अब वेक्टर इसका जो डायगोनल होगा वो किसको बताएगा? वो इस वेक्टर के रिजल्टेंट को बताएगा। ये था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ क्या होता है? बोलता है भाई आपको जरूरत ही नहीं है टेल से टेल या हेड से हेड जोड़ने की, आप इस बार हेड से टेल को भी जोड़ सकते हो। तो मान लो ये टेल, ये इसके हेड से मैंने इसके टेल को जोड़ दिया, अब इसका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? इसने कहा भाई इसका जो रिजल्टेंट होगा वो जो थर्ड साइड होगा ये बताएगी इसकी रिजल्टेंट। तो दोनों में वेक्टर को ऐड ही कर रहे हैं, दोनों में रिजल्टेंट हमको मिल रहा है, दोनों में रिजल्टेंट मिल रहा है, सेम वैल्यू मिलेगी, कैलकुलेशन सेम आएगा, बस दोनों की डेफिनेशन अलग अलग है जो आपको याद रखना है। अब आप कहोगे सर इसको निकालते कैसे हैं, इसको जोड़ते कैसे हैं? तो बस मैं आपको वही चीज़ बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम दो वेक्टर के रिजल्टेंट को निकालते हैं। तो मैं डेरिवेशन करने जा रहा हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन फॉर रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, कि कैसे आप दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हो, उसका मैं क्या करने जा रहा हूँ, उसका मैं डेरिवेशन करने जा रहा हूँ। और ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है भाई, तो उसको बहुत ध्यान से देखना। मान लो हमारे पास में दो वेक्टर है,
मान लो हमारे पास में दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है ए, और एक दूसरा वेक्टर है मान लो बी। एक कौन सा वेक्टर है, एक मान लो वेक्टर है बी, है ना। इनको मैंने हेड से टेल को जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया, बिल्कुल जोड़ दिया। ये ए वेक्टर था और इस वेक्टर को मैंने क्या बोल दिया, इस वेक्टर को मैंने बोल दिया बी वेक्टर। इनके हेड से टेल को जोड़ दिया। अब इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कौन बताएगा, थर्ड साइड। अगर मैं ऐसे बना दूं तो ये इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या बताएगी, इस ए और बी वेक्टर के रिजल्टेंट को बताएगी। अच्छा मैं तुमसे पूछूं एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या होगा, तो आप बोलोगे ये इनके बीच का जो एंगल होगा वो ये नहीं होगा, ये हेड से टेल जुड़े हैं। अगर हमें एंगल बिटवीन द वेक्टर निकालना है तो हमें इसकी पैरेलल शिफ्टिंग करानी पड़ेगी, यानी इसको इधर लाना पड़ेगा। अब जो एंगल बनेगा ना वो किसको बताएगा, वो एंगल बिटवीन द वेक्टर को बनाएगा। इसको हमें आगे लाना पड़ेगा, तब जो थीटा एंगल बनेगा, यानी इस बार जो बाहर वाला एंगल होगा वो थीटा होगा, अंदर वाला एंगल थीटा नहीं होगा। कहोगे क्यों, क्योंकि अंदर हेड से टेल जुड़ा है ना। अगर मैं इसको उठा के यहाँ ले आऊँ तो याद रखना, जब एंगल निकालना होता है तो टेल से टेल जुड़ा हो या तो हेड से हेड जुड़ा हो। तो अगर हमें टेल से टेल जोड़ना है तो इस वाले वेक्टर को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा ना। तो जब इसको इधर लाएंगे तो जो बाहर वाला एंगल होगा वो क्या होगा, वो थीटा होगा। तो एक कंस्ट्रक्शन कर ले, बोलोगे क्या कर लेंगे, हम कहेंगे भाई इसको मैं बोल देता हूँ। देखो मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझो, मैं एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। बोलो इतनी चीज़ें क्लियर हैं क्या, आप लोग मुझे बताएं इतनी चीज़ें क्लियर हैं क्या भाई। तब तक मैं पानी वानी पी लेता हूँ, जल्दी जल्दी बोलो इतनी चीज़ें क्लियर हैं क्या, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम, कोई भी चीज़ ना समझ में आ रही हो आपको पूछ सकते हैं भाई, जल्दी जल्दी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ भी ना समझ में आए आप हमसे तुरंत पूछ सकते हैं। बोलो, मैं चैट सेक्शन ओपन करके रखा हूँ। यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हैं, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है भैया, बाबू भैया। नहीं कोई डाउट नहीं है, ठीक है भाई, कोई डाउट नहीं है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो एक मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, आप लोग जरा ध्यान से देखो। मैं इस पॉइंट को बोल दे रहा हूँ M, इस पॉइंट को बोल दे रहा हूँ N, भाई कुछ भी बोल सकते हो। इस पॉइंट को N बोल दिया और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया O और इसको मैंने बोल दिया P। अच्छा एक बात बताओ, ये है A, NO कितना है A, और ये OM कितना है B, और हमें R पता करना है। तो कैसे पता कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ना, है ना। तो अगर मैं कहूँ इन ट्रायंगल MNP, इस MNP वाले ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो। किसको ऑब्जर्व करो, ट्रायंगल MNP या MPN, जो भी बोलना चाहो, MNP बोलो चाहे MPN बोलो, जो मन करे तुम्हारा वो बोल दो। तो मैंने कहा इस वाले ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो, MPN को। आप कहोगे ऑब्जर्व करेंगे, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ, अगर मुझे ये वाली चीज़ पता करनी, रिजल्टेंट पता करना है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि MN का स्क्वायर इज इक्वल टू, या NM का स्क्वायर, MN का स्क्वायर, जो भी बोलना है, MN का स्क्वायर इज इक्वल टू NP का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर। बोलूँगा कि नहीं बोलूँगा, बिल्कुल बोल सकता हूँ भाई। ये पाइथागोरस है ना, बड़ी साइड्स को पता करना है तो इनका और इनका स्क्वायर कर दिया। ये तो पाइथागोरस है, सिंपल पाइथागोरस है। तो मैं डेरिवेशन करने जा रहा हूँ। बोलो इतनी चीज़ें क्लियर है ना। तो हमने क्या निकाला, हमने निकाला MN का स्क्वायर। क्या निकाला है भाई, MN का स्क्वायर बराबर है किसके, किसके बराबर है भाई, बोलो NP का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर, NP का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर। अब आप मुझे एक बात बताओ, NP कितना है, NP यहाँ से यहाँ तक है, तो N से O तक की को मैंने A बोल दिया। और क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, NP को लिख सकता हूँ A प्लस OP। भाई यहाँ से यहाँ तक तो A है, उसके बाद OP है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ A प्लस OP, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं इसको बोलूँगा A प्लस OP का स्क्वायर, ठीक है भाई, बिल्कुल बोल दूंगा। और MN स्क्वायर क्या है, ये तो रिजल्टेंट है, तो इसको मैं R स्क्वायर बोल देता हूँ, बिल्कुल बोल देता हूँ। MP स्क्वायर क्या होगा भाई, MP कुछ है क्या, ये तो कुछ नहीं है, तो इसको मैं यही लिख दूंगा MP का स्क्वायर। अब एक बात बताओ, ये जो एंगल है ये कौन सी एंगल है, ये थीटा एंगल है। अब मैं तुमसे पूछूं, अगर इस ट्रायंगल में पूछूं MOP में, इन ट्रायंगल MOP, इसको आप लोग देखो, MOP वाले ट्रायंगल को देखो। MOP वाले ट्रायंगल में तुमसे पूछूं मैं, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो साइन थीटा क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा।
तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। भाई परपेंडिकुलर तो ये है, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है तो MP, और हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस तो ये है इसके लिए, तो इसके लिए हाइपोटेनियस है, इसकी वैल्यू कितनी है B। तो अगर मैं तुमसे पूछूं MP बराबर क्या हो जाएगा, तो MP बराबर हो जाएगा B साइन थीटा। क्या हो जाएगा, B साइन थीटा। तो इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बना देता हूं, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बना देता हूं, और इस वाले को इक्वेशन सेकंड बना देता हूं। क्या बना देता हूं, इसको मैं इक्वेशन सेकंड बना देता हूं और इसको इक्वेशन फर्स्ट बना देता हूं। अच्छा, ये तो MP की वैल्यू निकल गई। अब हम चाहें तो NP की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। बोलेंगे कैसे, साइन थीटा हमने निकाल लिया, अब कॉस थीटा भी निकाल लेते हैं। कॉस थीटा क्या होता है भाई, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है, बेस तो है इसका OP, इसी ट्रायंगल में, मतलब MOP में ही कर रहे हैं हम सारी चीजें। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो OP, और इसका बेस कितना है भाई बोलो, बेस, और इसका हाइपोटेनियस कितना है, OP बाई B हो जाएगा। तो OP इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP इक्वल टू हो जाएगा B cos थीटा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई। ये कितना हो जाएगा, B cos थीटा। तो यानी अब हमें MP की वैल्यू मिल सकी है, OP की वैल्यू भी मिल चुकी है। तो इसको मैं इक्वेशन थर्ड बना देता हूँ। अब इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड की वैल्यू मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करता हूँ, है ना, पुट करता हूँ। तो भाई हमने देखा R स्क्वायर इक्वल टू A, OP की वैल्यू कितनी आई है भाई, OP की वैल्यू आई है OP की वैल्यू आई है B cos थीटा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ B cos थीटा और इसका होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूँ, प्लस MP का स्क्वायर। MP की वैल्यू कितनी आई बेटा, MP की वैल्यू आई है B साइन थीटा। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ B साइन थीटा, बिल्कुल लिख सकता हूँ, और इसका कर दूंगा होल स्क्वायर। बोलो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या हमको ये A प्लस B का होल स्क्वायर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो होगा कि नहीं होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा, होगा ना, प्लस 2AB कॉस थीटा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बोलो इतना क्लियर है, हाँ क्लियर है। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये R स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो R स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, A स्क्वायर, यहाँ भी B स्क्वायर है, यहाँ भी B स्क्वायर है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ B स्क्वायर कॉमन ले लूँ, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और भाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये तो 1 होता है। और क्या बचा, प्लस 2AB कॉस थीटा। हमें पता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये तो 1 हो गया पूरा, प्लस 2AB कॉस थीटा। बोल सकता हूँ क्या, बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो रिजल्टेंट, अब यहाँ पे रिजल्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो स्क्वायर है, तो यहाँ पे अंडर रूट लगा दूंगा। ये कितना हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। तो आपको ना जब भी कभी दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना हो तो ये लास्ट फार्मूला याद रखना है, R इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। आपको सिर्फ इतनी बातें अगर याद हैं तो किसी भी वेक्टर का आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला क्या है भाई, रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। इतनी बात अगर आपको पता लग जाए, किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट आप लोग निकाल सकते हैं, किसी भी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आप लोग निकाल सकते हैं इससे, किससे, इसी फार्मूले से, है ना। अब मान लो कोई दो वेक्टर गिवन है, मान लो एक वेक्टर गिवन है A, ये वेक्टर क्या है, A है, और एक वेक्टर है B, है ना, एक वेक्टर है B। इनके बीच की एंगल कितनी है बताओ, इनके बीच की एंगल तो 0 डिग्री है, इनके बीच का थीटा कितना है, 0 डिग्री है। तो आपने देखा जब थीटा 0 डिग्री होता है तो सीधा हम दोनों वेक्टर को यूज कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो रिजल्टेंट कितना हो जाता है, रिजल्टेंट हो जाता है A प्लस B। लेकिन आप देखोगे ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट करो तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 तो 1 होता है, तो इधर का टर्म तो पूरा 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ध्यान से देख, cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री, तो 0 cos 0 क्या होता है 1, तो हो जाएगा 2AB। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ R इक्वल टू A प्लस B का होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ ना। तो ये R के बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A प्लस B। तो इसी वजह से सीधा हम जोड़ देते हैं। तो देखो ब्लॉक वाले क्वेश्चन
जब रखे जाते थे दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लगते थे, उनके बीच का एंगल 0 होता था, इसी वजह से उनको सीधा हम जोड़ देते थे a प्लस बी। अब आपको रीजन समझ में ऐसा क्यों करते थे, है ना। कभी भी कोई दो वेक्टर हो, कोई भी दो वेक्टर हो, ऐसे मान लो एक वेक्टर हो a, है ना, एक वेक्टर हो a, है ना, इसकी वैल्यू मान लो 10 न्यूटन हो, एक वेक्टर हो b, ए वेक्टर है मान लो, चलो ए वेक्टर है और एक वेक्टर है बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल मान लो 60 डिग्री बनना है, इनके बीच का एंगल कितना बनना है, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री बनना है। तुमसे बोले रिजल्टेंट बताओ, तो इसकी भी कुछ वैल्यू होगी, इसकी भी कुछ वैल्यू होगी। आप एक काम करना, आप कुछ मत करना, अंडर रूट ये फार्मूला याद रखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 60 डिग्री की वैल्यू रख दोगे, आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सारा आंसर आपको मिल जाएगा। तो मतलब जब कभी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना होता है तो हम कुछ नहीं करते हैं, दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट निकालना होता है, उनको जोड़ना होता है। तो ये फार्मूला अगर आपको आता है r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, आप इसकी हेल्प से किन्हीं भी दो वेक्टर को जोड़ सकते हो, किन्हीं भी दो वेक्टर को जोड़ सकते हो। मान लो एक वेक्टर है ये 10, ये भी है 10, ये 10 न्यूटन है और ये है 20 न्यूटन और इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। तो एक को a मान लो, ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2, 10 इंटू 20, इनके बीच का एंगल क्या है 60 डिग्री। आपको इनका क्या मिल जाएगा, आपको इनका रिजल्टेंट मिल जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन हो जाता है अगर आपको ये फार्मूला पता है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पढ़ना है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। हमें क्या पढ़ना है भाई, हमको पढ़ना है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। देखिए क्या हमारे पास है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है भाई, इसको समझते हैं। देखो किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन निकालने का मतलब, जैसे मान लो हमारे पास दो वेक्टर था, एक ए वेक्टर था, एक मान लो हमारे पास ए वेक्टर है और एक मान लो हमारे पास बी वेक्टर है। इन दोनों वेक्टर का हमें डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन का मतलब यही तो हुआ, बोलो यही तो हुआ इसका डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब ये थीटा एंगल। डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन मतलब होता है कितना एंगल बना रहा है, थीटा की वैल्यू क्या है ना। तो हम लोग थीटा तो एग्जैक्ट बोल नहीं सकते, इसको हम लोग अल्फा बोलते हैं। अगर हम इस अल्फा की वैल्यू निकाल दें ना, वेक्टर में डायरेक्शन का मतलब होता है भाई अल्फा। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, अल्फा। अल्फा क्या होता है, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड द वेक्टर। इसके बीच का क्या एंगल है, अगर वो निकाल लें तो वही इसके डायरेक्शन को बताएगा। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, हम कहते हैं आप एक काम करो, कंस्ट्रक्शन करो जो पहले किया है। इस वाले एंगल को क्या बोला था, इस वाले एंगल को थीटा बोला था कि नहीं बोला था। इसको हम लोगों ने बोला था MNOP बोला था कि नहीं बोला था, ऐसे ही तो बोला था हम लोगों ने। MNOP बोला था कि नहीं बोला था, हाँ सर यही बोला था भाई, ध्यान से देखो कंस्ट्रक्शन जब किया था, इसको O इसको P बोला था। तो हमने कहा आपको अगर याद हो तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकली थी, अगर आपको याद हो तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई थी। अगर आप थोड़ा सा याद करना चाहो तो हमने कहा साइन थीटा क्या होता था, साइन थीटा होता था PVP अपन HHB होता है, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल MOP की बात करें तो साइन थीटा हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है, ये हो जाता है MP और हाइपोटेनियस कितनी है B। तो MP कितना आया था, ये हो जाता था B साइन थीटा। ठीक है, ये तो MP की वैल्यू थी। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। हमने कहा कॉस थीटा वाला एंगल देख लें इसमें, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है B/H बेस अपन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है इसमें, बेस तो है OP और हाइपोटेनियस कितना है, ये भी है B वेक्टर। तो हो जाता था OP इक्वल टू B कॉस थीटा। हमने कहा बिल्कुल ठीक बात है, ये हो जाता था B कॉस थीटा। हमने कहा अगर ये अल्फा निकाल दी तो यही डायरेक्शन बताएगा। तो हमने कहा आप tan अल्फा की वैल्यू निकाल दो। tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर किस ट्रायंगल के लिए, इन ट्रायंगल MNP, इसमें tan अल्फा निकालो। tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस। तो हमने कहा परपेंडिकुलर है MP, बेस कितना है, बेस है NP। MP की वैल्यू कितनी आई भाई, MP की वैल्यू है B साइन थीटा और NP क्या है भाई, NP तो एक तो है, NP को मैं लिख सकता हूँ A प्लस OP, इसको क्या लिख सकता हूँ A प्लस OP। तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा B साइन थीटा, कितना हो जाएगा B साइन थीटा और A प्लस OP। और OP की वैल्यू कितनी होती है, OP की वैल्यू अभी हमने निकाला है बेटा, अगर तुम्हें याद हो OP की वैल्यू कितनी होती है B कॉस थीटा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ tan अल्फा A प्लस B कॉस थीटा। तो tan अल्फा का जो फाइनल फार्मूला आएगा वो आ जाएगा बेटा, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा B साइन थीटा अपान
ए प्लस बी कॉस थीटा। तो अगर आपको ये फार्मूला याद है ए प्लस बी कॉस थीटा, भाई ओपी की वैल्यू कितनी होती है बी कॉस थीटा, तो अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन भी निकाल सकते हो, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपन ए प्लस बी कॉस थीटा। इससे आप किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन भी निकाल सकते हो। और रेन मैन प्रॉब्लम हो गया, इन सारी जगह पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो भाई ऐसे ही आप लोग पढ़ाई करते रहे, कभी भी परेशान मत हो, गिव अप ना करें। अब एक टॉपिक बचता है भाई जिसका नाम है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। इसमें हम स्केलर और स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट की बात करते हैं, यानी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में वर्क एनर्जी, पावर और रोटेशन जैसे चैप्टर में पढ़ाता हूँ, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ हमेशा की तरह। वैसे इस चैप्टर में इसका कोई इंपॉर्टेंट रोल है नहीं, क्योंकि आगे हम लोग इसको वापस से पढ़ेंगे। किसको? डॉट प्रोडक्ट को और क्रॉस प्रोडक्ट को। तो जब इसको वापस से पढ़ना है तो इस वजह से मैं इसको यहाँ पे नहीं पढ़ाता हूँ, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसको हम लोग वापस से पढ़ेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग कंसिस्टेंसी से इतनी देर बने रहे, आपने हमारी बातों को ध्यान दिया, आपने हमारी बताई गई स्टेप्स को फॉलो किया। बस आप कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहो। लोग क्या कहेंगे इसके बारे में मत सोचो, लोग क्या कहेंगे इसके बारे में बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि लोग कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। कभी कभी लाइफ में डर सबको लगता है। मैं तुम्हें बहुत बड़ी हकीकत बताता हूँ, जीवन में डर सबको लगता है और ताना मारना बहुत आसान होता है। कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भी बोल देगा और बोल करके आपको परेशान कर देगा। इस दुनिया में कहना बहुत आसान होता है, बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं। हो सकता है आज आपके आसपास के लोग आपको बहुत कुछ बोल रहे हो और आप बहुत परेशान हो, पर हमें लोगों से क्या मतलब है? कोई हमारे बारे में क्या कह रहा है इससे हमें क्या मतलब है? क्या वो आपकी ज़िंदगी को बदलेंगे? क्या आपकी परिस्थिति को बदलेंगे? आप जिस परिस्थितियों में हो वो आपको पता है, आप किस माहौल में जी रहे हो वो आपको पता है। किसी के बोलने से आपके जीवन में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपने ऊपर अटूट विश्वास होना चाहिए। सफलता का पहला मंत्र है कि अगर एक तबाही आ जाए, स्टॉर्म आ जाए, तब भी अपने आप फैसलों पे डटे रहो। सफलता का पहला मंत्र है कि आप कंसिस्टेंट रहो। लोगों की बात का असर आपके जीवन पे नहीं पड़ना चाहिए। और असर पड़ेगा तो क्या करोगे? उसको एज अ फ्यूल लो ना, उसको एज अ फ्यूल की तरह यूज करो ना, उसको एज अ पावर की तरह यूज करो ना। आपके बारे में 4 लोग उल्टा सीधा बात कर रहे हैं तो उससे आप मोटिवेशन लो ना कि इन्हें मैं जवाब दूंगा, और आप परेशान हो जाते हो उस चीज से। आप परेशान हो जाते हो, आपको लगता है इन्होंने मेरे बारे में तो ये बोल दिया, अब आप उसके लिए डिप्रेशन में हो। डिप्रेशन में क्यों जाना है? आपके जीवन को आप ही बदलेंगे और आपके ऊपर आपको बहुत ज्यादा भरोसा होना चाहिए। आपको खुद के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा होना चाहिए, क्योंकि आप ही खुद को बदलेंगे। आपके जीवन को कोई दूसरा ठीक नहीं करेगा। हमको हमेशा लगता है कि अगर हम अपनी प्रॉब्लम को किसी दूसरे के साथ शेयर करेंगे, आज हम बहुत दुख में हैं, बहुत तकलीफ में हैं, हम अपनी प्रॉब्लम को किसी दूसरे से कहेंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी, पर ऐसा नहीं है। आप ही अपने प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। आपके जीवन में जो भी समस्या है उसको कोई दूसरा व्यक्ति ठीक नहीं कर सकता है। यू आर रिस्पॉन्सिबल एंड यू विल डू दैट। कल के काम में उसको मत टालो कि मैं इसको कल करूंगा। अपने जीवन की समस्त समस्याओं के लिए आप जिम्मेदार हैं। और भगवान, मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आपको भगवान इतनी चुनौतियां दे रहे हैं तो आपको वो कुछ समझ रहे हैं, आपके ऊपर भरोसा कर रहे हैं कि आप उन चुनौतियों का निर्वहन कर पाएंगे। भगवान सबको प्रॉब्लम नहीं देते हैं, भगवान उन्हीं को प्रॉब्लम देते हैं ना जिन्हें, जब उन्हें पता होता है कि ये प्रॉब्लम को संभाल सकते हैं। आपको भगवान मजबूत बना रहे हैं। आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं आ रही हैं वो आपको मजबूत बना रही हैं, आपकी लाइफ को स्ट्रांग बना रही हैं। भाई यहाँ पे डॉक्टर, इंजीनियर बनना और एक अच्छे इंसान बनना, बिजनेसमैन बनना, ये सब तो पार्ट्स है लाइफ के। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, बिजनेसमैन बनना, ये लाइफ नहीं है, इसके बियॉन्ड भी एक दुनिया है। आपको लाइफ कैसे जीनी है ये आपको पता होना चाहिए। जीवन और सफलताएं दोनों अलग अलग चीज़ हैं। सफलता का मतलब हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। आपके लिए सक्सेस का मतलब हो सकता है बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े पैसे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ खोलना, लेकिन भाई हर व्यक्ति के लिए सफलता का मतलब अलग अलग है ना। सफल होने का मतलब ये नहीं होता कि आप कितना अमीर हो, कितना गरीब हो, ये सब बिल्कुल नहीं होता है। वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है जो अपने काम के प्रति ईमानदार होता है, पूरी निष्ठा भाव से मेहनत करता है ना। अपने ऊपर भरोसा रखो, कोई क्या कह रहा है इस बात से आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो, आप ही रिस्पॉन्सिबल हो।
इतना विश्वास रखो कि दुनिया अलट पलट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम अपने काम के लिए डटे रहेंगे हमेशा। जब तक हमारे जीवन में प्राण रहेगा हम पूरी शिद्दत से मेहनत करेंगे, बिना रिजल्ट के बारे में कुछ सोचे। कर्म करो पर फल की चिंता ना करो। क्या होगा वो आपने नहीं देखा है, आपके लाइफ में क्या होने वाला है ये आप बिल्कुल नहीं जानते हो। लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, हमको बिल्कुल नहीं पता आगे क्या होगा। आप जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो आप पाओगे कि नहीं पाओगे ये बिल्कुल भी नहीं पता। पर एक चीज़ हमें पता है कि अगर आपने कंसिस्टेंटली मेहनत किया, अगर आपने हार्डवर्क किया, अगर आप ऐसे पढ़ाई करते गए तो एक न एक दिन आप एक अच्छे इंसान जरूर बन जाओगे। आप मेहनत करना सीख जाओगे और जिस व्यक्ति के अंदर मेहनत करने की ताकत आ गई, उसके अंदर आर्ट ऑफ लर्निंग क्रिएट हो गया, सीखने की क्षमता आ गई। जिस दिन आप सीखने लग जाओगे, आपके अंदर आर्ट ऑफ लर्निंग आ जाएगी, आप किसी भी चीज़ को सीख ले जाओगे, आप अपने लाइफ में कभी फेल नहीं रहोगे, आप हमेशा अपने लाइफ में सक्सेसफुल रहोगे, हमेशा सक्सेसफुल रहोगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद। मिलते हैं अगले लेक्चर में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।